हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द गेटवे क्लासेस। माई सेल्फ मुस्तफा सैफी और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एकेटीयू मैकेनिकल फोर्थ सेम की मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस की नंबर 5 की वन शॉट वीडियो, जिसमें डिस्कस करेंगे हम लोग आज अनकन्वेंशनल मशीनिंग प्रोसेस के बारे में। आपने अभी तक जो पढ़ी होगी प्रोसेस वो पढ़ोगे मशीनिंग जो कन्वेंशनल टाइप की होती है। टुडे इन दिस लेक्चर वी विल डिस्कस अबाउट द अनकन्वेंशनल मशीनिंग प्रोसेस के अनकन्वेंशनल मशीनिंग प्रोसेस कौन कौन सी होती हैं। तो यूनिट 5 के हम सिलेबस की बात करूं तो दिस इज द सिलेबस ऑफ यूनिट नंबर 5 इन विच वी हैव टू डिस्कस अबाउट सम मशीनिंग प्रोसेस। देखिए, अनकन्वेंशनल कुछ मशीनिंग प्रोसेस होते हैं जो हमें डिस्कस करने हैं। कुछ प्रोसेस है, कुछ मशीनिंग है जो हमें इस यूनिट में डिस्कस करनी है। वो कौन कौन सी है? सबसे पहले एब्रेसिव जेट मशीनिंग। ये कुछ नाम है बेसिकली जो हम यहाँ पे लिखे हुए हैं। एब्रेसिव जेट मशीनिंग, इन सब के शॉर्ट नाम होते हैं। एब्रेसिव जेट मशीन को लिखते हैं एजेएम। एवरी मशीनिंग हैज इट्स शॉर्ट नेम, लाइक एजेएम स्टैंड्स फॉर दी एब्रेसिव जेट मशीनिंग। फिर डिस्कस करना है ना वाटर जेट मशीनिंग, यानी कि WJM, तो वाटर जेट मशीनिंग। ठीक है। तीसरा है हमारा एब्रेसिव वाटर जेट मशीनिंग। एब्रेसिव वाटर जेट मशीनिंग AWJM। देन अल्ट्रासोनिक मशीनिंग। अल्ट्रासोनिक मशीनिंग क्या होती है? तो इन सब के बारे में डिस्कस करेंगे। प्रिंसिपल क्या है, पैरामीटर क्या है। देन EDM, इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज मशीनिंग। इन शॉर्ट इट इज कॉल्ड एज द EDM। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। EDM के बारे में डिस्कस करेंगे। देन ECM यानी कि इलेक्ट्रोकेमिकल मशीनिंग, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। देन लेजर बीम मशीनिंग LBM। ये क्या होती है? लेजर बीम मशीनिंग। लेजर से कैसे हम मशीनिंग करते हैं, प्लाज्मा से कैसे मशीनिंग करते हैं, दैट इज द प्लाज्मा आर्क मशीनिंग PAM। देन इलेक्ट्रॉन बीम मशीनिंग यानी कि EBM। ये कुछ मशीनिंग प्रोसेस हैं जो अनकन्वेंशनल टाइप के होते हैं। देखिए, किसी भी कन्वेंशनल टाइप मशीनिंग में, चाहे वो कन्वेंशनल में जैसे कि लेथ मशीन हो गई, शेपर मशीन हो गई, मिलिंग मशीन हो गई, उससे अगर मुझे किसी मेटल को रिमूव करना है, मटेरियल को रिमूव करना है किसी सरफेस से, तो मुझे किसी टूल की रिक्वायरमेंट होती है। इन मशीनिंग प्रोसेस में किसी भी हम लोग टूल की रिक्वायरमेंट नहीं रहती है। हम लोग इसमें एनर्जी यूज करते हैं। उस एनर्जी की हेल्प से वी विल मशीनिंग द वर्कपीस, उस वर्कपीस को हम लोग मशीन करते हैं। तो इसी बारे में डिस्कस करना है हमें सारे के सारे बारे इस मशीनिंग प्रोसेस के बारे में। तो ये लगभग हमारे सिलेबस में अगर हम देखें मोटा मोटा तो 9 प्रोसेस है। तो ये 9 प्रोसेस वी हैव टू कंप्लीट। अब 9 प्रोसेस में करना क्या है, देखिए आपको हर प्रोसेस के बारे में आपको पता होना चाहिए। ठीक है, कि व्हाट इज द प्रोसेस, कि आप किस मशीनिंग की बात कर रहे हो। ठीक है। प्रोसेस के साथ साथ इसका डायग्राम। ठीक है, डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है। देन तीन चीजें जो आपको कॉमनली याद करनी तीनों में, एडवांटेज, डिसएडवांटेज और एप्लीकेशन। ये आपका पैटर्न रहेगा इन मशीनिंग प्रोसेस का। आपको हर एक अनकन्वेंशनल मशीनिंग के प्रोसेस के बारे में पता होना चाहिए, कैसे उसमें मशीनिंग करते हैं, उसका डायग्राम कैसे बनाना है। ठीक है, उसके एडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज क्या है और उसकी एप्लीकेशन क्या है। हर अनकन्वेंशनल मशीनिंग के बारे में आपको ये 5-6 चीजें पता होनी चाहिए। ये 5 चीजें देखिए करके स्टार्ट करेंगे हम लोग। सबसे पहले तो वी विल स्टार्ट दी एब्रेसिव जेट मशीनिंग। एब्रेसिव जेट मशीनिंग क्या होती है, पहले इसके बारे में डिस्कस करेंगे। देन वी विल गो टुवर्ड्स दी आवर नेक्स्ट वन। सबसे पहले स्टार्ट करने से पहले हम देखते हैं सबसे पहले हमारा कि ये अनकन्वेंशनल मशीनिंग होती क्या है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया अनकन्वेंशनल मशीनिंग क्या होती है। तो अनकन्वेंशनल मशीनिंग रिफर्स टू दी नॉन ट्रेडिशनल मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस दैट डू नॉट रिलाई ऑन मैकेनिकल कटिंग टूल टू रिमूव द मटेरियल। किसी भी सरफेस से मटेरियल को रिमूव करने के लिए ये मशीनिंग क्या होती है, किसी भी कटिंग टूल पे यानी मैकेनिकल कटिंग टूल पे डिपेंड नहीं करती है। दे विल नॉट रिलाई ऑन द मैकेनिकल कटिंग टूल टू रिमूव द मटेरियल। These methods often utilize thermal, electrical, chemical और mechanical energy। ये क्या करती हैं? They will utilize these type of energy to remove the material from the surface, to shape the material, और स्पेशली किसी भी तरह का मटेरियल, चाहे वो हार्ड मटेरियल हो चाहे वो ब्रिटल मटेरियल हो, किसी भी टाइप के मटेरियल से मेटल को रिमूव करने के लिए ये इस तरह की एनर्जी का यूज करती है। थर्मल एनर्जी, केमिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी या मैकेनिकल एनर्जी। अब कितने जो टाइप्स ऑफ अनकन्वेंशनल मशीनिंग प्रोसेस है, तो कौन कौन से टाइप हो सकते हैं? तो दीज आर दी सम कॉमन टाइप ऑफ दी मशीनिंग अनकन्वेंशनल मशीनिंग प्रोसेस, लाइक इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज मशीनिंग EDM, लेजर बीम मशीनिंग, वाटर जेट कटिंग, एब्रेसिव जेट मशीनिंग, अल्ट्रासोनिक मशीनिंग। ये सारी मशीनिंग प्रोसेस वही है जो हमने पीछे भी सिलेबस में डिस्कस की थी। तो हमारे सिलेबस में जो लगभग पढ़ने हैं 9 टाइप की हमारे सिलेबस में स्पेसिफाइड है अनकन्वेंशनल मशीनिंग। तो हम लोग एक एक करके डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम स्टार्टिंग विद दी एब्रेसिव जेट मशीनिंग यानी कि AJM के बारे में। देखिए, एब्रेसिव जेट मशीनिंग क्या होगा, इसमें हम लोग यूज करेंगे एक एब्रेसिव पार्टिकल्स। एब्रेसिव पार्टिकल वैसे ही होंगे जैसे कि आपने ग्राइंडर में पढ़े थे। ग्राइंडिंग व्हील के लिए जब ग्राइंडिंग व्हील बनता है तो हम लोग एब्रेसिव पार्टिकल यूज करते हैं। इसी तरीके से एब्रेसिव जेट मशीनिंग में, देखिए नाम से क्लियर है, एब्रेसिव जेट, उस एब्रेसिव पार्टिकल्स की क्या बनाएंगे हम लोग, एक जेट बनाएंगे।
कि जेट क्या करेगी, किसी सरफेस पे स्ट्राइक करेगी। दिस जेट विल स्ट्राइक ऑन द सरफेस ऑफ अ वर्कपीस और अ मटेरियल। जिस पॉइंट पे, जिस स्पेस पे स्ट्राइक करेगी, वहां से वो माइक्रोस्कोपिक लेवल पे जो अपना कटिंग करती है, तो माइक्रो कटिंग करने के बाद उस वर्कपीस से या उस मटेरियल से मेटल को वो रिमूव कर देती है। तो दिस इज द सिंपल प्रोसेस ऑफ द एब्रेसिव जेट मशीनिंग। तो देखिए यहाँ पे ये लिखा हुआ है, तो इन एब्रेसिव जेट मशीनिंग एब्रेसिव पार्टिकल आर मेड टू इम्पिंज। इम्पिंज बोलते हैं स्ट्राइक करने को, कि जब वो सरफेस पे स्ट्राइक करेगी, ठीक है। तो एब्रेसिव, इन एब्रेसिव जेट मशीनिंग एब्रेसिव पार्टिकल्स आर मेड टू इम्पिंज और स्ट्राइक ऑन द वर्क मटेरियल एट द हाई वेलोसिटी। एक हाई वेलोसिटी से क्या करेंगे हम लोग, उसे स्ट्राइक कराते हैं। अब ये हाई वेलोसिटी बनती कैसी है, तो जेट ऑफ द एब्रेसिव पार्टिकल इज कैरीड बाय द कैरियर गैस और द एयर। एक कैरियर गैस हम लोग यूज करते हैं, जो क्या करेगा, एक कैरियर गैस इन एब्रेसिव पार्टिकल के साथ मिक्स होके एक जेट बनाता है। तो नोजल के थ्रू जो हमारे पास जेट निकल रही है, इसके पास एक कैरियर गैस, जो कि चलिए एयर भी ले सकते हो, कार्बन डाइऑक्साइड भी ले सकते हो, नाइट्रोजन भी ले सकते हो, ऑक्सीजन नहीं लेते हैं। तो इन गैस को क्या करेंगे, इस एब्रेसिव के साथ मिक्स कर देंगे पार्टिकल के साथ, और उसकी जो जेट बनेगी हाई वेलोसिटी की, बिकॉज वी विल कन्वर्ट दिस प्रेशर एनर्जी इनटू दी काइनेटिक एनर्जी। तो ये काइनेटिक एनर्जी यूज करेंगे हम लोग पार्टिकल्स की टू रिमूव दी मटेरियल फ्रॉम द सरफेस। आप देख सकते हैं यहाँ पे ये नोजल है हमारा। तो नोजल क्या कर रहा है, नोजल इज सेंडिंग दी हाई वेलोसिटी जेट ऑफ दी दिस एब्रेसिव पार्टिकल एट अ पर्टिकुलर पॉइंट। तो ये हम बात कर रहे हैं यहाँ पर किसकी, नोजल की और एब्रेसिव पार्टिकल की। नाउ द हाई वेलोसिटी स्ट्रीम ऑफ द एब्रेसिव इज जनरेटेड बाय द कन्वर्टिंग द प्रेशर एनर्जी ऑफ द कैरियर गैस और द एयर इनटू द काइनेटिक एनर्जी। जैसे मैंने बताया, क्या कर रहे हैं यहाँ पर हम लोग, प्रेशर एनर्जी जो कन्वर्ट कर रहे हैं काइनेटिक एनर्जी में। तो प्रेशर एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू द काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। और वो क्या बनाती है हमारी, वो कन्वर्ट करती है उसको एक हाई वेलोसिटी जेट में। तो एक हाई वेलोसिटी जेट आपको यहाँ पर मिल जाती है। नाउ नोजल जो रहता है हमारा, नोजल का काम क्या है, नोजल विल डायरेक्ट द एब्रेसिव जेट इन अ कंट्रोल्ड मैनर ऑनटू द वर्क मटेरियल। हम जो अभी बात कर रहे हैं एब्रेसिव पार्टिकल की और कैरियर गैस की, देखिए कैरियर गैस किस लिए, कि जब गैस आएगी तभी वो क्या होगा, इसके साथ मिक्स होकर पार्टिकल को नीचे लेके जाएगी। तो ये गैस का और ये एब्रेसिव पार्टिकल का जो मिक्सचर है, इसको किसी स्पेसिफाइड लोकेशन पे कहां स्ट्राइक कराना है, ये कौन काम करेगा, ये काम करता है हमारा नोजल। तो नोजल का काम ये लिखा हुआ है यहाँ पर। Now the nozzle direct the abrasive jet in a controlled manner onto the work material so that the distance between the nozzle and the workpiece and the impingement angle can be set desirably। तो ये सब चीजें कौन सेट करता है हमारा, ये हमारा नोजल काम कर रहा है, मिक्स करके किस एंगल पे स्ट्राइक कराना है जेट को और किस मैनर में, किस पॉइंट पे स्ट्राइक कराना है। हाई वेलोसिटी एब्रेसिव पार्टिकल्स रिमूव द मटेरियल बाय माइक्रो कटिंग एक्शन। जैसे ही जेट स्ट्राइक सरफेस पे स्ट्राइक करेगी, तो क्या होगा वहां पर माइक्रो कटिंग एक्शन होगा। माइक्रो कटिंग एक्शन क्यों होगा, बिकॉज उसके अंदर क्या है, जेट के अंदर, उसके अंदर है बहुत छोटे छोटे एब्रेसिव पार्टिकल्स। तो ये एब्रेसिव पार्टिकल्स जब हाई वेलोसिटी स्ट्राइक करेंगे इसी सरफेस के ऊपर, तो वहां पर क्या होगा, वहां पर माइक्रो कटिंग एक्शन परफॉर्म होगा। तो माइक्रो कटिंग एक्शन परफॉर्म होगा, तो अब क्या होगा, इन एब्रेसिव एयर मशीनिंग एयर इज कंप्रेस्ड इन एन एयर कंप्रेसर एंड कंप्रेस्ड एयर इज एट अ प्रेशर ऑफ अराउंड 5 बार इज यूज्ड एज अ कैरियर गैस। अगर मुझे एयर को यूज करना है तो क्या करूंगा, मैं कंप्रेसर में एयर को कंप्रेस करूंगा, अराउंड 5 बार के पास उसका प्रेशर जो रहेगा एयर का, कंप्रेस्ड एयर का, उसको मैं यूज करूंगा विद मिक्सिंग विद द एब्रेसिव पार्टिकल। तो एब्रेसिव पार्टिकल के साथ जब मिक्स हो रहेगी मिक्सर चैम्बर के अंदर, वो तो वो जो जेट बनेगी, वो जेट स्ट्राइक करेगी मेरी कहां पर, हाई प्रेशर से ऑन द सरफेस ऑफ द वर्कपीस। गैसेस लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन कैन आल्सो बी यूज्ड। एयर के अलावा हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड भी यूज कर सकते हैं, नाइट्रोजन भी यूज कर सकते हैं। जनरली ऑक्सीजन को यूज नहीं करते ऐसे कैरियर गैस, और हम लोग एयर तो यूज कर ही रहे हैं। दिस इज द डायग्राम व्हिच यू हैव टू मेक इन योर एग्जाम। एग्जाम में अगर एब्रेसिव जेट मशीनिंग आएगी तो आपको एजीएम के लिए ये डायग्राम बनाना है। इस डायग्राम में क्या लिखा हुआ, सिंपली क्या करना है आपको, एक तो सिलेंडर, आपको यहाँ पर गैस का सिलेंडर बना लेना है, ये वाला गैस सप्लाई है एक सिलेंडर को, और आपको क्या करना है, यहाँ पर ये हमारा है चैम्बर, दिस इज दी पाउडर सप्लाई एंड मिक्सर। इसके अंदर जो कंप्रेस एयर आपकी आ रही है, गैस भी हो सकती है जैसे मैंने बताया, और आपकी एयर भी हो सकती है। और इसके अलावा इसके अंदर जो आपके एब्रेसिव पार्टिकल है, ये इन दोनों को हम लोग मिक्स करते हैं। मिक्स कैसे करते हैं, विद द हेल्प ऑफ वाइब्रेटर। एक वाइब्रेटर लगा होता है, वाइब्रेटर से लगातार वाइब्रेट, पार्टिकल और गैस दोनों क्या बन जाता है, एक मिक्सर बन जाता है। जब मिक्सर बन जाएगा तो इसको हम लोग आगे पास कराते हैं विद द हेल्प ऑफ द पाइप। तो एक फुट कंट्रोल वाल लगा होता है, जैसे आप इसे ओपन करोगे तो हाई प्रेशर से या हाई वेलोसिटी से ये क्या जाएगा, ये जाएगा नोजल के पास। ये क्या जा रहा है इसके पास, यहाँ पर क्या जा रहा है, दिस इज दी एब्रेसिव पार्टिकल्स प्लस जो आपकी कंप्रेस्ड एयर है, ये क्या बनेगी, दिस इज दी जेट, ये आपकी बन गई जेट। अब ये नोजल का काम है कैसे, कहां पे स्ट्राइक कराना है।
तो नोजल जो हम सेट कर रखा है, तो दिस नोजल कैन बी सेट मैनुअली और दी कंप्यूटर लीगली। तो हम लोग कंप्यूटर की हेल्प से भी और मैनुअली भी इसको हम लोग सेट कर सकते हैं कि कहां से मुझे मटेरियल को रिमूव करना है विद द हेल्प ऑफ दिस जेट ऑफ द एब्रेसिव पार्टिकल एंड द कंप्रेस्ड एयर और सम अदर गैस। तो जैसे ही ये जेट स्ट्राइक करेगी सरफेस पे, तो इस सरफेस से वो मटेरियल क्या करेगी, इस सरफेस से मटेरियल को रिमूव कर देगी बाय दी माइक्रो कटिंग एक्शन। माइक्रो कटिंग एक्शन क्या होगा, बिकॉज हमने पढ़ा है कि जो एब्रेसिव पार्टिकल होते हैं, तो हर पार्टिकल एज अ कटिंग टूल की तरह काम करता है। जैसे वो स्ट्राइक करेगा किसी हाई वेलोसिटी से, तो इट विल एक्ट एज अ कटिंग टूल। तो यहां पर जब स्ट्राइक करेगा हाई वेलोसिटी से, तो उस सरफेस से मटेरियल को इजीली रिमूव कर देगा। तो दिस इज द सिंपल प्रोसेस ऑफ द एब्रेसिव जेट मशीनिंग। ठीक है, तो यहां पर ये इसके ये पैरामीटर लिखे हुए हैं, देखिए यहां पर जो हमने भी डिस्कस किया था वही लिखा हुआ पैरामीटर की फॉर्म में। सबसे पहले क्या करते हैं, द गैस इज फर्स्ट कंप्रेस्ड, तो फिर क्या करेंगे, गैस को कंप्रेस करेंगे एंड विल मिक्स विद द एब्रेसिव पाउडर। जो एब्रेसिव पार्टिकल का जो पाउडर होता है उसके साथ मिक्स करेंगे। और ये इस कहां मिक्स होता है, ये एक मिक्सिंग चैम्बर में, जो मैंने पीछे दिखाया था आपको, एक मिक्सिंग चैम्बर होता है जो लगातार वाइब्रेट होता रहता है। तो वाइब्रेटर में क्या होगा, वाइब्रेटर की हेल्प से हमारा उस गैस का, कंप्रेस्ड गैस का और एब्रेसिव पार्टिकल का इजीली मिक्सिंग अप हो जाती है। एंड पास थ्रू द आउटलेट नोजल, और कहां पास कर देते हैं उसको, नोजल की तरफ पास कर देते हैं। कंप्यूटर इज यूज्ड टू पोजीशन द जेट। जेट की पोजीशन कहां रखनी है हम लोग कंप्यूटर से यूज कर सकते हैं, और वी कैन सेट द मैनुअली आल्सो, मैनुअली यूज कर लो, सेट कर सकते हैं। गैस का जो प्रेशर रहता है वो लगभग कितना रहता है, अराउंड 7 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, 7 atm। वेलोसिटी ऑफ द जेट जो मिलती है आपको इस केस में, दैट इज अराउंड अबाउट 300 मीटर पर सेकंड, लगभग 300 मीटर पर सेकंड के आसपास। ये क्या है, दिस इज द वेलोसिटी ऑफ जेट। जेट का जो डायमीटर है लगभग 0.12 mm से कहां तक रहता है, 1.25 mm तक। द डायमीटर ऑफ द जेट, जहां से एब्रेसिव पार्टिकल्स और गैस का जो कैरियर गैस है दोनों मिक्स होकर निकल रहे हैं, उसका डायमीटर कितना होता है, 0.12 से 1.25 mm। एब्रेसिव जो हम लोग यूज कर रहे हैं, एब्रेसिव में जो क्या क्या यूज करते हैं हम लोग, एल्यूमिनियम ऑक्साइड Al2O3, सिलिकॉन कार्बाइड SiC विद पार्टिकल साइज ऑफ 10 to 50 माइक्रोमीटर। इस रेंज तक की क्या लेते हैं हम लोग, एब्रेसिव पार्टिकल यूज करते हैं, 10 माइक्रोमीटर से 50 माइक्रोमीटर तक। जो नोजल का होता है, उसका जो टूल, जो नोजल है हमारा, उसका मटेरियल क्या होता है, टंगस्टन कार्बाइड का बना होता है या सैफायर का बना होता है। द टूल ऑफ द नोजल इज जनरली मेड फ्रॉम द टंगस्टन कार्बाइड और फ्रॉम द सैफायर। टूल की जो लाइफ होती है इसमें लगभग 300 घंटे के आसपास। अगर हम किसी नोजल से लगातार एब्रेसिव जेट पार्टिकल्स भेज रहे हैं, तो उस एब्रेसिव जेट को भेजने के लिए हाई वेलोसिटी से जो टूल होता है वो जनरली 300 आवर्स तक वर्क करता है। उसके बाद उसमें भी वेयर एंड टेयर की वजह से वो उसकी जो आपकी जो नोजल की जो आप कह सकते हो जेट है, फिर वो जेट को थोड़ा सा इफेक्टेडली नहीं पहुंचा पाता है। तो जो लाइफ होती है वो कितनी होती है इसकी, लगभग 300 आवर्स। क्या क्या फैक्टर्स हैं जो एमआरआर यानी कि मटेरियल रिमूवल रेट को अफेक्ट करते हैं। किसी भी सरफेस से कितना मटेरियल रिमूव हो रहा है, इसे बोलते हैं मेटल रिमूवल रेट, इन शॉर्ट MRR। तो जहां भी कहीं MRR लिखा होगा, अब आगे हम डिस्कस करेंगे, तो MRR का मतलब होगा वी आर डिस्कसिंग अबाउट दी मटेरियल रिमूवल रेट फ्रॉम दी सरफेस। तो अब अगर मैं फैक्टर की बात करूं, व्हाट आर द फैक्टर्स व्हिच अफेक्ट द मटेरियल रिमूवल रेट इन एब्रेसिव जेट मशीनिंग। एब्रेसिव जेट मशीनिंग में मटेरियल का जो रिमूवल रेट है उसके लिए क्या क्या फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है। सबसे पहले एब्रेसिव का फ्लो रेट, ठीक है, आपने जो एब्रेसिव पार्टिकल यूज करे वो किस वेलोसिटी से आप लोग फ्लो करा रहे हो। दूसरा, एब्रेसिव का ग्रेन साइज, जो एब्रेसिव पार्टिकल में यूज किए हैं वो ग्रेन साइज छोटा है या बहुत बड़ा साइज है। तीसरा है स्टैंड ऑफ डिस्टेंस, जो नोजल है और जो वर्कपीस है उनके बीच की डिस्टेंस कितनी, क्योंकि आप दूर से अगर जेट भेजोगे तो वो सरफेस तक जाने के लिए वो उसकी एफिशिएंसी कम हो जाएगी एज कंपेयर टू उसके पास रहेगा। ज्यादा पास करेंगे तब भी इफेक्टिवली वो नहीं कर पाएगा। तो उसके बीच की जो डिस्टेंस है, स्टैंड ऑफ डिस्टेंस कितनी है, दैट इज दी आल्सो द पैरामीटर और फैक्टर फॉर द मटेरियल रिमूवल रेट। गैस का प्रेशर, बिकॉज जो एब्रेसिव का जो फ्लो रेट है, जो एब्रेसिव पार्टिकल्स है वो किसके साथ आ रहे हैं, वो एक कैरियर गैस के साथ आ रहे हैं। जो पीछे से आप लोग कंप्रेस्ड एयर गैस भेज रहे हो, तो वो तो गैस का प्रेशर कितना है इस पे भी डिपेंड करेगा हमारा मटेरियल रिमूवल रेट। एंड द मिक्सिंग रेशियो, मिक्सिंग रेशियो मींस आपने एब्रेसिव पार्टिकल और एयर को किस रेशियो मिक्स किया है। अगर एयर ज्यादा हो गई, कंप्रेस्ड एयर, और एब्रेसिव पार्टिकल कम है, तो प्रॉपर्ली मटेरियल रिमूव नहीं हो पाएगा। या हम उल्टा कर दें, गैस का प्रेशर कम है, गैस कम कर दी, एब्रेसिव पार्टिकल ज्यादा डाल दिए, तब भी वो मेटल को रिमूव नहीं कर पाएगा। इसलिए दोनों को हमें किस रेशियो मिक्स करना है, तो मिक्सिंग रेशियो इज आल्सो द इंपॉर्टेंट पैरामीटर और द फैक्टर फॉर द मटेरियल रिमूवल रेट इन द एब्रेसिव जेट मशीनिंग। तो आफ्टर एग्जाम में पूछे कि व्हाट आर द फैक्टर्स इन द अफेक्ट व्हिच अफेक्ट द मेटल रिमूवल रेट इन द एब्रेसिव जेट मशीनिंग, सो यू कैन राइट दीस 5 पैरामीटर्स। नाउ हम बात करते हैं एब्रेसिव जेट मशीनिंग के एडवांटेज की, डिसएडवांटेज की और एप्लीकेशन की। जैसे मैंने आपको बताया, हर अनकन्वेंशनल प्रोसेस का हमें ये 3 चीजें खास तौर से पढ़ना है, व्हाट आर द एडवांटेज, व्हाट आर द डिसएडवांटेज एंड व्हाट आर द एप्लीकेशन।
तो सबसे पहले बात करते हैं हम लोग एडवांटेज की। सबसे पहले एडवांटेज देखिए क्या है, कैन बी यूज इन एनी मटेरियल, चाहे वो कंडक्टिव हो, नॉन कंडक्टिव हो, डक्टाइल हो या ब्रिटल हो, किसी भी तरह के मटेरियल को हम लोग मशीन कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ द एब्रेसिव जेट मशीनिंग। गुड डायमेंशनल एक्यूरेसी, टॉलरेंस 0.05 mm, आपको जो भी शेप बनाना है या जो भी आपको वहां पर मशीनिंग करनी है उसकी हमें डायमेंशनल एक्यूरेसी बहुत अच्छी मिलती है विद द हेल्प ऑफ द एजेएम। गुड सरफेस फिनिश, आपने जब देखा होगा जब हम मशीनिंग करते हैं, मशीनिंग करने के बाद जो सरफेस फिनिश होती है वो प्रॉपर नहीं होती है। एब्रेसिव जेट मशीनिंग में क्या होता है, जो सरफेस फिनिश होता है वो हमें बहुत अच्छा मिलता है। ड्यू टू द कूलिंग एक्शन ऑफ द गैस स्ट्रीम, नो थर्मल डैमेज ऑन द वर्क सरफेस। जो पीछे से गैस आ रही है, कैरियर गैस, वही हमारा एज ए कूलेंट का काम करती रहती है, वो सरफेस को हमें कूल करती रहती है। तो जो हीट जनरेट होगी उस थर्मल हीट की वजह से उस सरफेस का, वर्क पीस को कोई भी थर्मल डैमेज नहीं होता है। ड्यू टू दी नेग्लिजिबल फोर्स, थिन वर्क पीस कैन बी मशीन, डेलिकेट यानी कि थिन सरफेस की हम बात कर रहे हैं, क्योंकि हम फोर्स यूज नहीं कर रहे हैं, वी आर यूजिंग ओनली दी जेट, तो हाई वेलोसिटी जेट यूज कर रहे हैं, तो इसकी हेल्प से आप लोग थिन वर्क पीस को भी क्या कर सकते हो, इजिली मशीन कर सकते हो। अब बात करते हैं हम लोग डिसएडवांटेज की। डिसएडवांटेज सबसे पहला जो है इसका मटेरियल रिमूवल रेट, एज कंपेयर टू दी अदर प्रोसेस, इसका जो रिमूवल रेट है मटेरियल का वो थोड़ा सा कम होता है। इट हैज द लो मटेरियल रिमूवल रेट, पॉसिबिलिटी ऑफ द स्ट्रे कटिंग, स्ट्रे कटिंग की पॉसिबिलिटी ज्यादा हो जाती है। एम्बेडिंग ऑफ एब्रेसिव पार्टिकल इन सॉफ्ट वर्क पीस, किसी सॉफ्ट वर्क पीस पर हम लोग मशीनिंग कर रहे हैं तो जो एब्रेसिव पार्टिकल है वो क्या होता है, उसमें एम्बेडेड हो सकते हैं, सरफेस पर चिपक सकते हैं। नेक्स्ट है डस्ट कंट्रोल नीडेड, जहां भी हम लोग एजीएम यानी कि एब्रेसिव जेट मशीनिंग करेंगे तो जैसे ही सरफेस पर हाई वेलोसिटी से जेट से स्ट्राइक करेगा तो वहां पर डस्ट उड़ती है बहुत ज्यादा, तो उस डस्ट को भी कंट्रोल करने के लिए क्या चाहिए, मुझे इसको भी कंट्रोल करने की रिक्वायरमेंट रहती है। दिस इज द ड्रॉबैक और यू कैन से डिसएडवांटेज ऑफ द एब्रेसिव जेट मशीनिंग। अब बात करते हैं हम लोग इसकी एप्लीकेशन की, कहाँ कहाँ यूज करते हैं। तो इन जनरली इट इज यूज इन द ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में यूज करते हैं। अब कहाँ कहाँ यूज करते हैं देखिए हमें, सबसे पहले कटिंग एंड ड्रिलिंग ऑन मेटल फॉइल्स एंड द थिन सेक्शन ऑफ द सेरेमिक एंड द ग्लास, सेरेमिक्स के या ग्लास के जो थिन सेक्शन होते हैं उनमें कटिंग करने के लिए और उनमें ड्रिल करने के लिए वी कैन यूज द एब्रेसिव जेट मशीनिंग। दूसरा है इंट्रिकेट होल्स इन इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स, किसी भी इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स में इंट्रिकेट होल करने के लिए भी वी कैन यूज द एब्रेसिव जेट मशीनिंग। एनग्रेविंग ऑफ कैरेक्टर्स ऑन टफन्ड ग्लास ऑफ द ऑटोमोबाइल विंडो, किसी टफन्ड ग्लास पे अगर मुझे क्या करना है, कोई कैरेक्टर एनग्रेव करना है तो वी कैन यूज द एब्रेसिव जेट मशीनिंग। क्लीनिंग, पॉलिशिंग एंड डिबरिंग ऑफ द सरफेस, किसी भी सरफेस की पॉलिशिंग करने के लिए, डिबरिंग करने के लिए या आपको क्लीनिंग करने के लिए वी कैन यूज द एब्रेसिव जेट मशीनिंग। These are the application of water jet, application of abrasive jet machining. Now the second type of unconventional machining is water jet machining यानी WJM। पहले हमने क्या पढ़ा अभी, एब्रेसिव जेट मशीनिंग, अब क्या पढ़ना है मुझे, वाटर जेट मशीनिंग। देखिए नाम से क्लियर है, वाटर जेट, वी विल मशीन द सरफेस विद द हेल्प ऑफ द जेट ऑफ द वाटर, यानी वाटर को हाई वेलोसिटी से स्ट्राइक कराते हैं कहां पर, उस सरफेस पर, और उस सरफेस पे जब वाटर हाई वेलोसिटी से स्ट्राइक करती है तो वहां से वो मटेरियल को रिमूव कर देती है। तो व्हेन वाटर इज डायरेक्टेड थ्रू अ कन्वर्जेंट नोजल, हाई प्रेशर वाटर जेट कन्वर्ट प्रेशर एनर्जी इनटू दी काइनेटिक एनर्जी। वो क्या करेगा नोजल, उस वाटर की प्रेशर एनर्जी को एक काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट कर देगा इन द फॉर्म ऑफ द जेट, क्रिएटिंग द हाई वेलोसिटी वाटर जेट। दिस इम्पैक्ट ऑन द जेट ऑन द वर्कपीस कॉजेज द प्लास्टिक डिफॉर्मेशन एंड फ्रैक्चरिंग, फैसिलिटेटिंग द मटेरियल रिमूवल। जैसे ही ये वाटर की जेट उस सरफेस पे स्ट्राइक करेगी, सरफेस पे स्ट्राइक करती क्या करेगी, इट विल रिमूव द मटेरियल फ्रॉम दी दैट वर्कपीस। अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे सिंपली क्या लगा हुआ है, एक पंप लगा हुआ है। पंप क्या करेगा बेसिकली, पंप क्या करेगा, पंप इंटेंसिफायर, ये हाई प्रेशर पे लिक्विड को भेजेंगे, हाई प्रेशर पे लिक्विड को जो भेजेंगे तो यहाँ पर एक कंट्रोलर लगा हुआ है, वाल्व की तरफ कहां पहुंचेगी, नोजल के पास। तो नोजल के पास जब पहुंच रहा है तो इट विल कन्वर्टिंग द प्रेशर एनर्जी इनटू दी काइनेटिक एनर्जी, हाफ mv स्क्वायर, तो जेट की फॉर्म में बना रहा है। तो जैसे ही इस नोजल से जेट निकलेगी तो दिस जेट विल स्ट्राइक ऑन द सरफेस ऑफ द वर्कपीस, और जहां भी स्ट्राइक करेगी तो आपको जैसी मशीनिंग करानी है, आपको ड्रिल करना है, मटेरियल रिमूव करना है, यू कैन इजिली डू दैट फिनोमेना और दैट प्रोसेस ऑन द वर्कपीस सरफेस। You have to make this diagram for the water jet machining. अब
क्या क्या होता है देखिए इसमें, तो नैरो जेट ऑफ वाटर डायरेक्टेड एट हाई प्रेशर एंड वेलोसिटी अगेंस्ट द सरफेस ऑफ द वर्कपीस, तो जेट ऑफ वाटर इरोड्स द सरफेस ऑफ द वर्कपीस देयरबाय कटिंग द वर्कपीस। जैसे ही वो हाई वेलोसिटी की जो जेट है वाटर की, वो जैसे कि सरफेस पे स्ट्राइक करेगी तो वहां से वो मटेरियल को क्या कर देती है, वो कटिंग परफॉर्म आपका ऑपरेशन परफॉर्म कर देती है। कंप्यूटर कंट्रोल टू अचीव द शेप, जो भी शेप आपको अचीव करनी है तो वो नोजल का जो मूवमेंट है दैट कैन बी कंट्रोल्ड विद द हेल्प ऑफ द कंप्यूटर। तो जो नोजल है यहाँ पर, जो आपको जिस शेप में कटिंग करनी है वो कौन मूव कराएगा नोजल को, दैट विल मूव विद द हेल्प ऑफ द कंप्यूटर। ठीक है। नाउ व्हाट आर द पैरामीटर्स ऑफ द वाटर जेट मशीनिंग। वाटर जेट के क्या क्या पैरामीटर रहेंगे, तो देखिए जेट कटिंग का जो रेट है वो किस पर डिपेंड करेगा। सबसे पहले देखिए हम बात करते हैं सपोज नोजल की, तो नोजल का डायमीटर क्या है, उसकी उस वर्कपीस से डिस्टेंस क्या है, ये दो चीजों पर डिपेंड करेगा। क्योंकि जो डायमीटर है, अगर ज्यादा बड़ा डायमीटर हमने कर दिया नोजल का तो क्या होगा, जो जेट है वो हो सकता है इतना इफेक्टिवली ना मशीनिंग कर पाए। तो नोजल का क्या होना चाहिए, उसका डायमीटर पे डिपेंड करता है, उसके स्टैंड ऑफ डिस्टेंस वर्कपीस से कितनी डिस्टेंस है नोजल की, इस पर भी डिपेंड करता है। दूसरा अगर हम बात करें वर्कपीस, वर्कपीस का टाइप क्या है, हार्ड है सॉफ्ट है, तो वर्कपीस का टाइप, उसकी थिकनेस और फीड रेट, किस रेट से आप कटिंग कर रहे हो। और तीसरा है जेट फ्लूइड, ठीक है, टाइप क्या है, वेलोसिटी क्या है जेट की, फ्लो रेट क्या है और प्रेशर कितना है। इन चीजों पर डिपेंड करता है आपका जेट कटिंग रेट। और ये जो है क्या दिखाता है आपको, दैट विल हेल्प दी मटेरियल रिमूवल रेट, सरफेस एक्यूरेसी एंड सरफेस क्वालिटी। तो सरफेस क्वालिटी भी और क्या कैसे मिलेगी, मटेरियल रिमूवल रेट कितना मिलेगा, वो किन पर डिपेंड करेगा, वो इन तीन चीजों पर डिपेंड करेगा, नोजल के ऊपर, वर्कपीस के ऊपर और जो जेट फ्लूइड है उसके पैरामीटर के ऊपर, उसका प्रेशर, उसकी वेलोसिटी और उसका टाइम। तो दिस इज द पैरामीटर्स फॉर द वाटर जेट मशीनिंग। अब बात करते हैं हम लोग वाटर जेट मशीनिंग के एडवांटेज और डिसएडवांटेज की। व्हाट आर द एडवांटेज एंड व्हाट आर द डिसएडवांटेज ऑफ द वाटर जेट मशीनिंग। नो हीट इज प्रोड्यूस्ड, कोई हीट प्रोड्यूस नहीं होगी। कटिंग जब होगी फ्रिक्शन की वजह से जो हीट जनरेट होगी, वहां पर कुछ भी हमारा कोई भी हमारी हीट प्रोड्यूस नहीं होगी। क्यों हीट प्रोड्यूस नहीं होगी, बिकॉज जैसे वो मटेरियल रिमूव होगा तो वहां पर जो भी हीट हो रही होगी तो वाटर क्या करेगा, इट्स सेल्फ से कूल कर देगा। नो एनवायरमेंटल प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो वाटर स्ट्राइक करेगा तो हम उसको कोई भी एनवायरमेंटल को इम्पैक्ट नहीं करता है जो हमारे लिए थोड़ा हार्मफुल हो। इट इज एफिशिएंट एंड क्लीन प्रोसेस, देखो साफ प्रोसेस है, कुछ भी इसमें गंदगी नहीं होती है। जहाँ भी आप लोग कर रहे हैं सिंपल पानी यूज कर रहे हैं, हम लोग वाटर की जेट यूज कर रहे हैं। गुड सरफेस फिनिश अच्छी मिलती है। एनी कंटूर कैन बी कट, किसी भी टाइप का आपको कंटूर बनाना है तो यू कैन मेक एनी टाइप ऑफ कंटूर विद द हेल्प ऑफ द वाटर जेट मशीनिंग। डिसएडवांटेज क्या रहेंगे इसके, वन ऑफ द मेन डिसएडवांटेज ऑफ द वाटर जेट कटिंग इज दैट अ लिमिटेड नंबर ऑफ मटेरियल्स कैन बी कट इकोनॉमिकली। बहुत लिमिटेड नंबर ऑफ मटेरियल्स हैं जिन्हें हम लोग इकोनॉमिकली कट कर सकते हैं। इकोनॉमिकली मतलब क्या है, कम खर्चे के साथ। कट तो बहुत कुछ कर देगा ये, लेकिन यहाँ पर क्या होगा, उसका कॉस्ट बहुत ज्यादा पड़ जाएगा। तो इकोनॉमिकली कट करने के लिए हमारे पास मटेरियल की जो नंबर है वो बहुत लिमिटेड है। नॉइज इज वेरी हाई, जहां भी वाटर जेट कटिंग होगी वहां पर नॉइज बहुत ज्यादा होती है। पंपिंग ऑफ वाटर एट हाई प्रेशर इज डिफिकल्ट ड्यू टू द लैक ऑफ पंपिंग इक्विपमेंट। आपको जो पंप से पानी जो पानी चाहिए, तो पंप से आपको पानी हाई प्रेशर पर लगातार चाहिए, दैट इज ऑल्सो दी अ डिफिकल्ट टास्क। थिक पार्ट्स कैन नॉट बी कट बाय दिस प्रोसेस इकोनॉमिकली एंड एक्यूरेटली। अगर मैं थिक पार्ट की बात करूं तो थिन पार्ट्स को तो बहुत इजीली ये कट कर सकता है, लेकिन जो थिक पार्ट है उन्हें इकोनॉमिकली और एक्यूरेटली कट नहीं कर सकता है। इनिशियल कॉस्ट इज वेरी हाई, सेटअप की जो इनिशियल कॉस्ट है वो क्या होती है, बहुत ज्यादा होती है, यानी कॉस्ट हमारी क्या रहेगी इसमें, ज्यादा रहेगी। अब बात करते हैं इसके हम लोग एप्लीकेशन की, वेयर वी कैन यूज दी वाटर जेट मशीनिंग। तो वाइड वैरायटी ऑफ मटेरियल्स कैन बी कट सच एज प्लास्टिक, फैब्रिक्स, रबर, लेदर, वुड प्रोडक्ट्स एंड दी पेपर। ये कुछ मटेरियल्स हैं जिन्हें हम लोग इजीली क्या कर सकते हैं, कट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ द वाटर जेट मशीनिंग। तो जो इंडस्ट्री में इन्हें कटिंग करनी है हमें, तो इन इंडस्ट्रीज में हम लोग वाटर जेट मशीनिंग को यूज कर सकते हैं। इन सम केसेस सेरामिक, स्टील, टाइटेनियम एंड कंपोजिट मटेरियल्स कैन आल्सो बी कट। ठीक है, इनको भी हम लोग इससे हेल्प से कट कर सकते हैं। यूज्ड इन पेंट रिमूवल, अगर किसी सर्फेस से मुझे पेंट रिमूव करना है, कोई पेंट हुआ हुआ है, तो वी कैन यूज द वाटर जेट आल्सो फॉर दी दैट, वाटर जेट मशीनिंग आल्सो फॉर दी रिमूवल ऑफ द पेंट। कैन बी यूज फॉर ड्रिलिंग, आपको ड्रिल करना है तो विद द हेल्प ऑफ द वाटर जेट यू कैन ड्रिल आल्सो। और आप लोग कटिंग भी कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ द वाटर जेट यू कैन कटिंग आल्सो। तो कटिंग एंड ड्रिलिंग बोथ कैन बी परफॉर्म विद द हेल्प ऑफ द वाटर जेट मशीनिंग, WJM। तो दो हमने देख ली, क्या क्या देख लिया हमने, एब्रेसिव जेट मशीनिंग, जब हमने एब्रेसिव पार्टिकल यूज किया था विद दी अलोंग विद दी कैरियर गैस। एक मैंने देख लिया वाटर जेट मशीनिंग, जिसमें हमने वाटर को यूज किया एज अ जेट टू मशीन द ऑपरेशन। अब इन दोनों का एक कॉम्बिनेशन है, वाटर जेट मशीनिंग जो अभी पीछे पड़ी है। अगर मैं क्या करूं, इसमें एब्रेसिव यूज कर लूं वाटर के साथ साथ,
यानी वाटर की जो जेट बनेगी इसमें मैं कुछ एब्रेसिव पार्टिकल भी यूज कर लूंगा दैट कैन परफॉर्म मशीनिंग ऑन द हार्डर मटेरियल ऑल्सो। जहां पे हमारा एक एडवांटेज मिलता है कि अगर मैं वाटर जेट के साथ साथ, वाटर जेट मशीन तो है, इसके साथ साथ अगर मैं एब्रेसिव पार्टिकल भी यूज कर लेता हूं तो इसे बोलते हैं हम लोग एब्रेसिव वाटर जेट मशीनिंग, AWJM। ये क्या होती है? Abrasive water jet machining or cutting is an extended version of the water jet machining in which the water jet contains abrasive particles such as silicon carbide और aluminum oxide। जो पीछे बात की थी हमने, जो abrasive particle हम लोग यूज करते हैं, तो इनको हम लोग वाटर के साथ मिक्स कर सकते हैं in order to increase the metal removal rate above that of the water jet machining। वाटर जेट मशीनिंग में जो मेटल रिमूवल रेट था उससे और ज्यादा अगर मुझे मेटल रिमूवल रेट चाहिए तो वी कैन यूज सम एब्रेसिव पार्टिकल अलॉन्ग विद द वाटर इन दिस प्रोसेस। यानी कि जो वाटर जेट मशीनिंग थी और जो एब्रेसिव जेट वाटर मशीनिंग है, द मैकेनिकल एनर्जी ऑफ वाटर एंड द एब्रेसिव्स phases are used to achieve material removal or the machining। हम क्या करते हैं इसको, इन दोनों का कॉम्बिनेशन यूज कर रहे हैं टू रिमूव द मेटल रेट एट द हायर रेट। तो मेटल रिमूवल रेट इज हायर इन केस ऑफ द एब्रेसिव वाटर जेट मशीनिंग। दिस इज द डायग्राम ऑफ द वाटर जेट मशीनिंग। अब वाटर कितना लेना है और एब्रेसिव कितना लेना है, तो इन जनरल जो वाटर है वो 70% और एब्रेसिव जो पार्टिकल्स लेने हैं वो 30%। ये एक कॉमन सा रेशियो है जो हम यूज करते हैं फॉर दी मशीनिंग पर्पज। ठीक है, तो दिस इज दी मशीनिंग ऑफ दी जस्ट लाइक द वाटर जेट मशीन, उसी की तरह है। बस क्या फर्क पड़ देखिए यहाँ पे, ये तो फ्लूइड की सप्लाई है, ये पंप लगा हुआ है, ये एक्यूमुलेटर है, ये हाइड्रोलिक यूनिट कंट्रोल, ये वाल्व के थ्रू हम लोग क्या आ रहा है, एक नोजल के थ्रू हमारे पास यहाँ पर ये एक जेट मिल रही है। बस फर्क क्या है इसमें, इसमें हमारा ये वाला पार्ट इसमें एडेड हो गया है। दिस इज द एब्रेसिव हुपर। इसमें हम लोग पाउडर डाल देते हैं एब्रेसिव पार्टिकल वाला, तो ये पाउडर ग्रेविटी की हेल्प से क्या हो रहा है, ये यहाँ पर जा रहा है विद द हेल्प ऑफ ग्रेविटी, और जो पीछे से हमारे पास वाटर आ रहा है हाई प्रेशर के साथ, यहाँ पर मिक्स होने के बाद ये यहाँ पे स्ट्राइक करता है। तो मेटल रिमूवल रेट जिस भी सरफेस पे स्ट्राइक करेगा, अब कोई वाटर तो है, उसके पास तो वेलोसिटी है ही बहुत ज्यादा, उसके साथ साथ उस वाटर के अंदर अब एब्रेसिव पार्टिकल भी है। तो वाटर तो कट कर ही रहा था, इसके साथ साथ जो एब्रेसिव पार्टिकल्स है वो भी क्या करेंगे, दे विल आल्सो परफॉर्म एज अ कटिंग टूल, वो भी कटिंग टूल की तरह काम करेंगे। तो जो मेटल रिमूवल है वो ज्यादा हो जाएगा। दिस इज द एब्रेसिव वाटर जेट मशीनिंग प्रोसेस। इसके एडवांटेज डिसएडवांटेज क्या है ये भी देख लेते हैं एक बार। एडवांटेज की मैं बात करूं तो ऑलमोस्ट एनी टाइप ऑफ मटेरियल रेंजिंग फ्रॉम द हार्ड ब्रिटल मटेरियल such as ceramics, metals and glass to extremely soft materials such as foam and the rubbers can all be cut by the abrasive water jet machining। सॉफ्ट से सॉफ्ट और हार्ड से हार्ड मटेरियल को आप लोग एब्रेसिव वाटर जेट मशीनिंग से इजीली मशीन कर सकते हो। इन मोस्ट ऑफ द केसेस नो सेकेंडरी फिनिशिंग इज रिक्वायर्ड। जनरली होता क्या है, मशीनिंग के बाद हमें एक फाइनल फिनिश देना होता है उसे स्मूथ करने के लिए, ठीक है, सरफेस फिनिश के लिए। इन केस ऑफ द एब्रेसिव वाटर जेट मशीनिंग हमें इसमें फिनिशिंग की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, बिकॉज सरफेस इटसेल्फ हमें क्या मिलता है, बहुत हाईली फिनिश मिलता है। दिस मशीनिंग प्रोसेस इज स्पेशली आइडियल फॉर द कटिंग मटेरियल दैट कैन नॉट बी कट बाय द लेजर और द थर्मल। जो लेजर से और थर्मल से ना कट हो रहे हो उसको भी हम लोग एब्रेसिव वाटर जेट मशीनिंग से कट कर सकते हैं। नो हीट जनरेटेड, लिमिटेड टूलिंग रिक्वायरमेंट, ज्यादा टूलिंग की रिक्वायरमेंट नहीं, सिर्फ क्या चाहिए, एक पंप का सेटअप चाहिए जो कंप्रेस आपको जो प्रेशर के साथ वाटर भेज रहा हो, और एक आपको हुपर चाहिए जो क्या कर रहा हो, जो आपको लगातार एब्रेसिव पार्टिकल दे रहा हो, और नोजल के थ्रू उस पर हम लोग स्ट्राइक करा देंगे। तो लिमिटेड टूलिंग रिक्वायरमेंट, लिटिल टू नो कटिंग बर्ड, जो कटिंग के बाद जो उसकी जो बर्ड्स बनते हैं वो भी इसमें बहुत ना के बराबर बनते हैं। एंड वेरी गुड सरफेस फिनिश, जैसे कि मैंने ऊपर बताया, इट प्रोवाइड्स द वेरी गुड सरफेस फिनिश ऑफ द वर्क पीस। डिसएडवांटेज की बात करें अगर हम लोग, तो वन ऑफ द मेन डिसएडवांटेज ऑफ द वाटर जेट कटिंग इज दैट इट इज लिमिटेड टू द नंबर ऑफ मटेरियल दैट कैन बी कट इकोनॉमिकली। ठीक है, वही है। तो नॉइज इसमें भी ज्यादा होती है, पंपिंग की रिक्वायरमेंट जो पीछे हमने वाटर जेट में पढ़ा था वही है, थिक पार्ट, ज्यादा थिक पार्ट है वो हम लोग ज्यादा इसको मशीनिंग नहीं कर सकते हैं, और इनिशियल कॉस्ट भी क्या रहेगी इसकी, वेरी हाई। दीज आर दी डिसएडवांटेज ऑफ द एब्रेसिव जेट मशीनिंग, एब्रेसिव वाटर जेट मशीनिंग। देखिए ये जो वाटर जेट मशीनिंग के जो ड्रॉबैक थे, डिसएडवांटेज थे, ये वही लिखे हुए हैं। अगर हम एब्रेसिव यूज करेंगे तब भी यही हमारी प्रॉब्लम सेम रहेगी, पंपिंग की प्रॉब्लम रहेगी, थिक पार्ट्स की और इनिशियल कॉस्ट की। एप्लीकेशन की बात करें हम लोग, एब्रेसिव वाटर जेट कटिंग इज हाईली यूज्ड इन द एरोस्पेस इंडस्ट्रीज, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री एंड द इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्रीज। इन तीन इंडस्ट्रीज में इसको यूज किया जाता है। स्पेशली इन एरोस्पेस इंडस्ट्रीज इंजन के कंपोनेंट्स यानी कौन कौन से, एल्युमिनियम, टाइटेनियम, हीट रेजिस्टेंस अलॉय के लिए, एल्युमिनियम बॉडी पार्ट्स के लिए, और इंटीरियर केबिन पार्ट्स के लिए, किसी भी इसमें ये हम बात कर रहे हैं एरोस्पेस इंडस्ट्रीज में, आर मेड, ऑल द पार्ट्स आर मेड यूजिंग द एब्रेसिव वाटर जेट कटिंग। तो इन पार्टिकल्स की जो कटिंग की जाती है वो किससे हेल्प से की जाती है, विद द हेल्प ऑफ द एब्रेसिव वाटर जेट कटिंग। इन ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज
पार्ट्स लाइक इंटीरियर ट्रिम, हेडलाइनर्स, ट्रंक लाइनर्स, डोर पैनल्स, ये कुछ पार्ट्स हैं ऑटोमोबाइल के। एंड फाइबर ग्लास ऑफ बॉडी कंपोनेंट्स एंड बम्पर्स आर मेड बाय दी दिस प्रोसेस। तो बम्पर की कटिंग कहाँ करनी है? लाइट के लिए। बम्पर सब लोग समझते होंगे आप लोग, जो गाड़ी का जो आगे का जो पोर्शन होता है, इसमें कहाँ लाइट के लिए हमें छोड़ना है, फॉग लैम्प के लिए, ठीक है। तो कटिंग करने के लिए क्या यूज किया था? इस कटिंग के लिए एब्रेसिव वाटर जेट मशीन यूज की जाती है। सिमिलरली इन द इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री, सर्किट बोर्ड एंड द केबल स्ट्रिपिंग आर मेड बाय द एब्रेसिव जेट कटिंग्स। तो जो इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्रीज है वहां पर किसके लिए? फॉर दी सर्किट बोर्ड्स, ठीक है, उसके लिए भी हम लोग यूज करते हैं एब्रेसिव वाटर जेट मशीनिंग। नाउ द थर्ड अनकन्वेंशनल मशीनिंग इज अल्ट्रासोनिक मशीनिंग, ठीक है। तो जैसे हमने अभी देखा, क्या क्या देखा हमने? वी हैव नॉट, इट इज नॉट थर्ड, इट इज फोर्थ वन। तीन हो चुकी हैं। कौन कौन सी? एब्रेसिव जेट मशीनिंग हो चुकी है, वाटर जेट मशीनिंग हो चुकी है, और एब्रेसिव वाटर जेट मशीनिंग भी हमारी हो गई है। हम चौथी बात करें नेक्स्ट, अल्ट्रासोनिक मशीनिंग की। दिस इज द फोर्थ वन, अल्ट्रासोनिक मशीनिंग। इन शॉर्ट इट इज कॉल्ड, इन शॉर्ट इट इज रिटन एज यूएसएम, अल्ट्रासोनिक मशीनिंग। इसमें देखिए क्या होता है, अल्ट्रासोनिक मशीनिंग इज अ नॉन ट्रेडिशनल मशीनिंग प्रोसेस दैट यूज्ड टू मशीन हार्ड एंड ब्रिटल मटेरियल्स। हार्ड मटेरियल्स को और ब्रिटल मटेरियल्स को मशीनिंग करने के लिए हम लोग यूज करते हैं अल्ट्रासोनिक मशीनिंग। किस तरह के मटेरियल्स? लाइक सेरेमिक्स हुए, ग्लास हुआ, या सर्टेन टाइप के कुछ मेटल्स हुए। तो इस तरह के मेटल्स को मशीनिंग करने के लिए हम लोग यूज करते हैं अल्ट्रासोनिक मशीनिंग प्रोसेस। क्या प्रिंसिपल क्या है? तो अल्ट्रासोनिक मशीन जो है दैट यूटिलाइज दी प्रिंसिपल ऑफ अल्ट्रासोनिक वाइब्रेशन। अल्ट्रासोनिक वाइब्रेशन का जो प्रिंसिपल है, टू रिमूव द मटेरियल फ्रॉम द वर्क पीस। किसी भी वर्क पीस से मेटल को रिमूव करने के लिए, जो प्रिंसिपल ऑफ अल्ट्रासोनिक वाइब्रेशन उसको हम लोग यूज करते हैं। दीज वाइब्रेशंस आर टिपिकली इन द रेंज ऑफ 20 किलोहर्ट्ज टू 50 किलोहर्ट्ज। जो वाइब्रेशन जनरेट होती है वो होती है लगभग 20,000 किलोहर्ट्ज से लगभग 50,000 किलोहर्ट्ज तक। एंड दिस इज द डायग्राम ऑफ द अल्ट्रासोनिक मशीनिंग। यू कैन सी, देखिए यहाँ पर क्या होता है, एक ट्रांसड्यूसर होता है, एक ये हॉर्न होता है, हॉर्न बोलते हैं, एक स्लरी यूज करते हैं बिटवीन दी वर्क पीस एंड दी दिस हॉर्न, ठीक है। बाकी पढ़ेंगे इस बारे में, डिस्कस करेंगे आगे। डायग्राम से दिखाने के लिए था आपको। नेक्स्ट चलते हैं आगे। अच्छा, टूल क्या होता है? देखिए पहले बात कर लेते हैं टूल क्या हो गया। तो टूल की अगर हम बात करें तो टूल रहेगा यूएसएम, अल्ट्रासोनिक मशीनिंग में द टूल यूज इन यूएसएम इज टिपिकली मेड ऑफ सॉफ्टवेयर मटेरियल देन दी वर्कपीस। जो वर्कपीस का जो भी मटेरियल है उससे सॉफ्टवेयर मटेरियल का बनाया जाता है हमारा टूल ऑफ दी अल्ट्रासोनिक मशीनिंग, जनरली टंगस्टन कार्बाइड का या टाइटेनियम का। दिस टूल इज कॉल्ड एज अल्ट्रासोनिक वाइब्रेटिंग टूल और सिंपली हॉर्न। जो हम पीछे बात कर रहे थे, ये वाला टूल जो है, ये वाला दिस हॉर्न, this horn is made the softer than the workpiece material, ठीक है। and this is generally made of the, किसका बना होता है? टंगस्टन कार्बाइड और टाइटेनियम। इसको क्या बोलते हैं? दिस टूल इज कॉल्ड द अल्ट्रासोनिक वाइब्रेटिंग टूल और सिंपली अ हॉर्न। एब्रेसिव स्लरी, जो इस हॉर्न के और वर्कपीस के बीच में जो भरा हुआ है यहाँ पे जिसमें लिखा हुआ स्लरी, ये क्या होती है इसकी बात करते हैं हम लोग। तो एब्रेसिव स्लरी क्या होता है? बिटवीन द वाइब्रेटिंग टूल, यानी वाइब्रेटिंग टूल की किसी बात कर रहे हैं हम लोग, हॉर्न की। तो वाइब्रेटिंग टूल है जो हॉर्न है एंड द वर्कपीस, देयर इज एन एब्रेसिव स्लरी। एब्रेसिव स्लरी क्या रहेगी? इसकी वजह से हमारा कटिंग एक्शन इजीली परफॉर्म हो जाता है। दिस स्लरी यूजुअली कंसिस्ट ऑफ एब्रेसिव ग्रेन्स लाइक डायमंड और द बोरॉन कार्बाइड मिक्स्ड विद अ लिक्विड, ऑफन वाटर और ऑयल। या तो किसी ऑयल में या किसी वाटर के साथ मिक्स होके डायमंड के या बोरॉन कार्बाइड के जो छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं वो मिक्स होके क्या करते हैं, हमारा वो स्लरी काम करते हैं। नेक्स्ट है मटेरियल रिमूवल। When the ultrasonic vibrations are applied to the tool, the abrasive particle in the slurry impact the workpiece surface, causing the material removal through the abrasion and the erosion. जैसे ही हम उसमें वाइब्रेशन करते हैं अल्ट्रासोनिक मशीनिंग में, तो अल्ट्रासोनिक मशीनिंग में वाइब्रेशन की वजह से जो स्लरी है, वो स्लरी और जो हॉर्न है उन दोनों के बीच में जैसे कॉन्टैक्ट होता है तो दे विल परफॉर्म दी मशीनिंग ऑपरेशन ऑन दी वर्कपीस। नाउ दिस इज द डायग्राम व्हिच यू हैव टू ड्रॉ इन द एग्जाम। आपको एग्जाम में ये डायग्राम बनाना है। आप देखिए ध्यान से देखिए इसको। यहाँ पे सबसे पहले क्या लिखा हुआ है? देखिए टेबल है, टेबल के ऊपर फिक्सचर लगा हुआ है जिसमें हमने किसी ऑब्जेक्ट या वर्कपीस को पकड़ के रखा हुआ है एंड दिस इज योर वर्कपीस, दिस वन इज दी वर्कपीस। अब देखिए यहाँ पर ये ऊपर का अरेंजमेंट है पूरा, जिसमें हम क्या यूज किया गया, हमने यूज किया यहाँ पे कुछ एक, ये तो हॉर्न है। हॉर्न कौन सा वाला है? ये वाला, दिस वन। टूल होल्डर है और ये हमारा हॉर्न है, ठीक है। ये हमारा क्या है? ये हमारा अल्ट्रासोनिक ऑस्किलेटर है, जो क्या कर, जो कोयल लगी हुई है
एक्साइटिंग एक्साइटिंग कॉज है, लीड्स लगी हुई है जो क्या कर रही है, वाइब्रेशन क्रिएट कर रही है। वाइब्रेशन जो क्रिएट करेंगी तो क्या होगा, जो हॉर्न है वो हमारा वाइब्रेट करेगा। एब्रेसिव स्लरी, तो ये जो हम स्लरी की बात कर रहे हैं, तो स्लरी कहाँ जाएगा हमारा, एक ही इस तरह से एक पंप के थ्रू हम लोग इस एब्रेसिव स्लरी को पहुंचा देते हैं बिटवीन दी हॉर्न एंड दी वर्क पीस। तो वर्क पीस और हॉर्न के बीच में जो स्लरी जा रही है वो हमारी इस तरह से जाती है। ठीक है, अब होता क्या है, देखिए कैसे वर्क करती है। एट अ हाई फ्रीक्वेंसी इलेक्ट्रिक करंट इज सप्लाइड बाय द अल्ट्रासोनिक ऑसिलेटर टू द ट्रांसड्यूसर। अल्ट्रासोनिक ऑसिलेटर से एक क्या जाता है हमारा, एक हाई फ्रीक्वेंसी का इलेक्ट्रिक करंट वो पास करती है। एक बार डायग्राम देखते हैं हमारे यहाँ पे। अल्ट्रासोनिक जो ऑसिलेटर है ये क्या करती है, दिस विल पास दी हाई frequency current towards the this ultrasonic towards the transducer. First, a high frequency electric current is supplied by the ultrasonic oscillator to the transducer. The transducer converts the electrical energy into the mechanical energy. वो ट्रांसड्यूसर क्या करेगा, वो कन्वर्ट कर देगा इस इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में इन द फॉर्म ऑफ द वाइब्रेशन। To get the amplitude from 0.01 mm to 0.1 mm, vibration of 20 kilohertz to 30 kilohertz are generated. फिर क्या होगा, वो क्या ट्रांसड्यूसर क्या करेगा, they will produce the vibrations. These vibrations are then transferred to the cutting tool through the transducer cone. ट्रांसड्यूसर कौन की हेल्प से कहाँ जाएंगे, वो सीधा आपके कटिंग टूल के पास। ड्यू टू सच वाइब्रेशंस टूल वाइब्रेट्स इन अ लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन। कितना वाइब्रेशन जनरेट होता है हमारा, 20 किलोहर्ट्ज से 50 किलोहर्ट्ज। तो जो टूल है ये 20 किलोहर्ट्ज से 30 किलोहर्ट्ज के बीच में क्या करेगा, वाइब्रेट करेगा। ये वाइब्रेट क्यों कर रहा है, क्योंकि ऊपर से हमारे पास हाई करंट आया, उस ट्रांसड्यूसर ने कन्वर्ट किया इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में इन द फॉर्म ऑफ द वाइब्रेशन। अब ये जो वाइब्रेशन हो रहा है हमारा 20,000 किलोहर्ट्ज टू 50 किलोहर्ट्ज, इसी की हम लोग बात कर रहे हैं। तो दीज वाइब्रेशन आर देन ट्रांसफर्ड टू ड्यू टू सच वाइब्रेशंस टूल वाइब्रेट्स इन अ लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शंस। इन वाइब्रेशन की वजह से क्या होता है, हमारा टूल वर्टिकल डायरेक्शन में वाइब्रेट करता है। The shape of the cutting tool is the mirror image of the what is produced on the workpiece. आपको वर्कपीस के ऊपर जैसा भी शेप बनाना है, तो ये जो टूल होता है इसकी मिरर इमेज होता है। जिस वर्कपीस पे आपको जैसा भी शेप बनाना है, ये टूल को हम लोग उसी शेप का यूज करेंगे, तो उसकी मिरर इमेज होती है। तो जैसे ही वो वाइब्रेट होकर इस पर स्ट्राइक करेगा, तो दैट विल रिमूव द मटेरियल फ्रॉम दी दैट सरफेस। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज दी अल्ट्रासोनिक ग्राइंडिंग और इम्पैक्ट ग्राइंडिंग। इसका एक और नाम है, दिस ऑल्सो कॉल्ड एज दी अल्ट्रासोनिक ग्राइंडिंग और इम्पैक्ट ग्राइंडिंग फॉर दी मशीनिंग प्रोसेस। Now, what are the advantage of the ultrasonic machining? तो USM यानी ultrasonic machining can be machine intricate shapes, intricate shape को machine कर सकता है, and profiles that are difficult to achieve with the conventional machining methods. कुछ इस तरह के profiles जो conventional machining process आपको ना मिल पाए, आप उन्हें ultrasonic machining से achieve कर सकते हैं. It does not generate significant heat, so it is suitable for the material that are sensitive to thermal damage. कुछ मटेरियल ऐसे होते हैं जो हीट की वजह से डैमेज हो जाते हैं, तो क्योंकि इसमें कोई भी हीट जनरेट नहीं हो रही, इसमें क्या हो रहा है, हमारा वाइब्रेशन क्रिएट हो रहे हैं और स्लरी यूज कर रहे हैं हम लोग, तो इट डज नॉट अफेक्ट द सरफेस ऑफ द वर्कपीस। इट कैन ड्रिल सर्कुलर और नॉन सर्कुलर होल्स इन अ वेरी हार्ड मटेरियल। किसी हार्ड मटेरियल में सर्कुलर और नॉन सर्कुलर दोनों तरह के भी ये होल्स को वहां पर कर सकता है। इट कैन ड्रिल दी सर्कुलर एंड नॉन सर्कुलर होल्स बोथ। नेक्स्ट है लेस स्ट्रेस बिकॉज ऑफ इट्स नॉन थर्मल कैरेक्टरिस्टिक्स। ना कोई सरफेस में स्ट्रेस डेवलप होता है। इट डज नॉट प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक, थर्मल और केमिकल डैमेज। सरफेस में ना तो कोई इलेक्ट्रिकल डैमेज होगा, ना थर्मल डैमेज होगा, ना ही कोई केमिकल डैमेज होगा। प्रोवाइड्स गुड सरफेस फिनिश, अच्छा जो सरफेस फिनिश मिलती है वो अच्छी मिलती है हमें इसमें। प्रोसेस इज साउंडलेस, कोई भी हमारा इस पर साउंड प्रोड्यूस नहीं होता, जैसे कि वाटर जेट मशीनिंग बताया था, वहां पर बहुत ज्यादा नॉइज क्रिएट होती है। तो दिस प्रोसेस इज साउंडलेस। मशीनिंग एनी मटेरियल्स इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर कंडक्टिविटी, चाहे वो कंडक्टिव हो चाहे नॉन कंडक्टिव हो, उसकी कंडक्टिविटी के रिस्पेक्टिव में कि किसी भी मटेरियल को क्या कर सकता है, मशीन कर सकता है। एंड इट इज सुटेबल टू प्रिसाइज मशीनिंग ऑफ दी एनी मटेरियल्स। किसी मटेरियल को प्रिसाइजली हमें अगर मशीनिंग करनी है उसके लिए भी हम लोग अल्ट्रासोनिक मशीनिंग यूज कर सकते हैं। अब बात करते हैं हम लोग डिसएडवांटेज की। व्हाट आर द डिसएडवांटेजेस? तो डिसएडवांटेज की मैं बात करूं तो इट इज जनरली स्लोअर देन द कन्वेंशनल मशीनिंग प्रोसेस। इसका जो प्रोसेस है मेटल रिमूवल रेट का, ये कन्वेंशन से भी कम होता है, बहुत हाई रेट से मेटल को रिमूव नहीं करता है। लेकिन फायदा कहां पर है हमें, अगर मुझे किसी भी तरह के मटेरियल पे मशीनिंग करनी है तो वहां पर मैं से मशीनिंग तो कर सकता हूं, बट जो ड्रॉबैक है वो क्या है, इट जनरली स्लोअर देन द कन्वेंशनल मैन्युफैक्चरिंग या मशीनिंग प्रोसेस। टूल वेयर कैन बी सिग्निफिकेंट ड्यू टू द एब्रेसिव नेचर ऑफ द प्रोसेस। जो टूल है उसमें वेयर हो जाएगा बिकॉज दैट इज दी आल्सो वर्क एज अ एब्रेसिव नेचर ऑफ द प्रोसेस। जो नेचर हो कैसा हमारा एब्रेसिव टाइप का है। द सेटअप एंड द ऑपरेशनल कॉस्ट कैन बी हायर एज कंपेयर टू द ट्रेडिशनल मशीनिंग, और यू कैन से द इनिशियल कॉस्ट और द सेटअप, जो सेटअप का जो कॉस्ट है वो बहुत ज्यादा होता है। पावर कंजम्पशन इज वेरी हाई, बहुत ज्यादा पावर चाहिए।
लो मेटल रिमूवल रेट एंड नॉट इकोनॉमिकल फॉर द सॉफ्टवेयर मटेरियल्स। अगर मुझे सॉफ्टवेयर मटेरियल्स को मुझे अगर मशीनिंग करनी है तो उसके लिए ये हमारा इकोनॉमिकल नहीं है। ठीक है, मेटल रिमूवल रेट भी कम है, और इसके साथ साथ हार्ड मटेरियल की हम बात करें तो हार्ड मटेरियल के लिए तो हम लोग इसे यूज कर सकते हैं, बट सॉफ्ट मटेरियल के लिए हमारे लिए इकोनॉमिकल नहीं रहेगा। एप्लीकेशन की बात करूं अगर मैं, तो अल्ट्रासोनिक मशीनिंग इज यूज्ड फॉर द मशीनिंग ऑफ नॉन कंडक्टिव सेरेमिक्स, materials that has high scrap rate means fragile in nature material can be machined by this process very effectively। ठीक है, मशीनिंग ऑफ डाइज ऑफ वायर ड्राइंग, पंचिंग एंड ब्लैंकिंग ऑपरेशंस, इस तरह की जो आपको डाई बनानी है उसके लिए मशीनिंग करने के लिए यूज कर सकते हैं। इट enables a dentist to drill a hole on any shape on teeth without any pain। जो डेंटिस्ट होते हैं वो भी आपके जो आरसीटी टेस्ट होता है वहां पर आपको ड्रिल करने के लिए दे विल यूज दिस टाइप, दे कैन यूज दिस टाइप ऑफ अल्ट्रासोनिक मशीनिंग प्रोसेस टू ड्रिल इन द टीथ। यूज्ड फॉर ग्राइंडिंग क्वार्ट्ज, ग्लास एंड सेरेमिक्स, यूएसएम को यूज कर सकते हैं हम लोग सेरेमिक के लिए, ग्लास के लिए और क्वार्ट्ज के लिए ग्राइंडिंग करने के लिए। यूज टू कट इंडस्ट्रियल डायमंड्स, इंडस्ट्रियल डायमंड जो होते हैं उन्हें भी कट करने के लिए हम लोग अल्ट्रासोनिक मशीनिंग यूज कर सकते हैं। ऑल्सो यूज फॉर मेकिंग डाइस, डाइस बनाने के लिए भी अल्ट्रासोनिक मशीनिंग को यूज किया जाता है। दिस इज ऑल अबाउट अवर अल्ट्रासोनिक मशीनिंग प्रोसेस विच इज ऑल्सो अनकन्वेंशनल टाइप। नेक्स्ट बात करते हैं हम अपना EDM, electric discharge machining। So I think this is the 1, 2, 3, 4 and 5। Yes, this is the number 5। इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज मशीनिंग और शॉर्ट इट इज कॉल्ड एज द EDM। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कई बार एग्जाम में पूछी गई है, हालांकि इंपॉर्टेंट सारी है, नो की नो, लेकिन ये ज्यादा इंपॉर्टेंट EDM के बारे में। EDM और ECM ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये अक्सर पूछी जाती है। अब EDM क्या होता है भाई? तो EDM इज आल्सो नॉन ट्रेडिशनल मशीनिंग प्रोसेस। जैसा कि बात करिए भी क्या है, हमारा अनकन्वेंशनल टाइप के प्रोसेस मशीनिंग प्रोसेस है दैट यूजेस द इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज। जो क्या यूज करता है? एक इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज यानी कि स्पार्क यूज करता है टू रिमूव द मटेरियल फ्रॉम द वर्कपीस, किसी भी वर्कपीस से मटेरियल को रिमूव करने के लिए। आइडियल फॉर हार्ड मेटल्स एंड कॉम्प्लेक्स शेप, मोल्ड या डाई बनाने के लिए हम लोग यूज करते हैं। तो जनरली जितने भी हार्ड मटेरियल्स होते हैं या कॉम्प्लेक्स शेप होती हैं, इन्हें बनाने के लिए वी कैन यूज द इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज मशीनिंग, EDM यूज कर सकते हैं। अब दो तरह की EDM होती है, एक होती है सिंकर EDM, एक होती है वायर EDM। सिंकर EDM में क्या होता है? इट इन्वॉल्व्स अ शेप इलेक्ट्रोड दैट इज प्लंज्ड इनटू द वर्कपीस क्रिएटिंग अ कैविटी। एक शेप इलेक्ट्रोड यूज करते हैं इसके लिए टू प्लंज इनटू द वर्कपीस क्रिएटिंग द कैविटी, कैविटी बनाने के लिए। दूसरा होता है वायर EDM, इट यूजेस अ थिन वायर। इसमें क्या यूज करते हैं हम लोग? थिन वायर यूज करते हैं, थिन वायर इलेक्ट्रोड टू कट थ्रू मटेरियल आइडियल फॉर इंट्रिकेट द शेप्स एंड द टाइट टॉलरेंस। तो हम जो पढ़ेंगे हम वायर EDM की बात ही कर रहे हैं, तो वी विल डिस्कस ओनली वायर EDM। तो जनरली आपके सिलेबस में खैर नहीं है, लेकिन आप याद रखिएगा अगर कोई पूछे किस तरह की EDM है तो दिस इज दी वायर EDM। अब बात करते हैं EDM हमारा कैसे प्रिंसिपल, इसका वर्किंग प्रिंसिपल क्या है? व्हाट इज दी working principle of electric discharge machining। So the principle involved in this process is that the workpiece and the electrode are separated by a small gap called spark gap। इसमें क्या करते हैं हम लोग? वर्कपीस को और इलेक्ट्रोड को, अब देखिए यहाँ पे वर्कपीस है और इलेक्ट्रोड, एक छोटा सा गैप दिया जाता है एंड दिस गैप इज कॉल्ड एज दी स्पार्क गैप, इसको बोलते हैं स्पार्क गैप। तो किसी भी वर्क पीस पे और जो इलेक्ट्रोड है मशीनिंग करने के लिए, इन दोनों के बीच में गैप रखा जाता है, दिस इज द कॉल्ड एज दी स्पार्क गैप। अब कितना गैप रखते हैं हम लोग? जनरली 0.005 mm से 0.05 mm। दिस इज दी वैल्यू ऑफ स्पार्क गैप, कितना गैप होना चाहिए इलेक्ट्रोड के बीच में और वर्क पीस के बीच में। अब क्या होता है देखिए यहाँ पर, दिस गैप इज फिल्ड अप बाय द डाइइलेक्ट्रिक। ये जो गैप है इसको हम लोग फिल कर देते हैं विद द हेल्प ऑफ द डाइइलेक्ट्रिक। अब डाइइलेक्ट्रिक क्या भी आगे डिस्कस करेंगे, which break downs when a proper voltage is applied between these two। जैसे ही वर्कपीस और इलेक्ट्रोड के बीच में हम लोग वोल्टेज अप्लाई करते हैं, तो वोल्टेज अप्लाई करते हैं, ये डाइइलेक्ट्रिक क्या होता है? इट विल ब्रेक डाउन, ये इसका क्या होता है? दिस विल ब्रेक डाउन when a circuit voltage of 50 volt to 450 volt is applied। जैसे ही आप 50 वोल्ट से 450 वोल्ट तक का वोल्टेज अप्लाई करते हैं सर्किट में, इलेक्ट्रॉन स्टार्ट फ्लोइंग फ्रॉम दी कैथोड ड्यू टू द इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड एंड द गैप इज आयोनाइज्ड। जैसे आप इसे क्या करेंगे, जैसे ही आप वोल्टेज लगाएंगे 50 वोल्ट टू 450 वोल्ट, इलेक्ट्रॉन स्टार्ट फ्लोइंग फ्रॉम दी कैथोड ड्यू टू द इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड एंड द गैप इज आयोनाइज्ड। तो गैप क्या हो जाएगा बीच में? ये आयोनाइज हो जाएगा और हमारे इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होना स्टार्ट हो जाएंगे। नाउ
द कंसिक्वेंट ड्रॉप इन रेजिस्टेंस एंड द डिस्चार्ज ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी रिजल्ट्स इन एन इलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन। इसकी वजह से हमारा क्या होता है, यहाँ पर हमारा इलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन आ जाता है। दिस इज द डायग्राम ऑफ द एक्चुअल डायग्राम व्हिच यू हैव टू ड्रॉ इन द एग्जाम। तो एग्जाम में जो बनाना है आपको, ये डायग्राम बनाना है ईडीएम का। इसमें देखिए क्या लिखा हुआ है यहाँ पे। सबसे पहले वी आर हैविंग सम टाइप ऑफ बेस, मैं बना देता हूँ यहाँ पर दिखाने के लिए। दिस इज द बेस, इस बेस के ऊपर लगा हुआ है यहाँ पे वर्क पीस, दिस वन, दिस इज द वर्क पीस। ये वर्क बेस हो गया, वर्क पीस हो गया। डाइलेक्ट्रिक जो हम बात कर रहे हैं, जो कहाँ का भरा होता है, इस इलेक्ट्रोड के और वर्क पीस के बीच में। ये टूल है जिसको हम इलेक्ट्रोड की बात कर रहे हैं। ये टूल हेड है जिसमें हमारा इलेक्ट्रोड फिट होता है। दिस इज द रैक एंड पिनियन गियर। ये रैक एंड पिनियन गियर अरेंजमेंट होता है। रैक एंड पिनियन क्या होता है, जब ये रोटेट करेगा रैक एंड पिनियन, तो रैक क्या होता है हमारा, ये लीनियरली मूव करता है। ये रिडक्शन गियर बॉक्स है, यानी कि स्पीड को रिडक्शन करने के लिए, और ये हमारी लगी होती है सर्वो कंट्रोल मोटर। दिस इज कनेक्टेड टू अ पावर सप्लाई, डीसी पावर सप्लाई। ठीक है, तो डीसी पावर सप्लाई से हम इसको कनेक्शन रखते हैं। तो दिस इज द डायग्राम ऑफ द ईडीएम। इसको रफ कर देता हूं मैं। You have to make this diagram in the exam to explain the electric discharge machining। ठीक, अब देखिए क्या करते हैं इस पे, देखते हैं, अब डिस्कस करते हैं इसके बारे में जरा थोड़ा सा। देखिए, इलेक्ट्रिक spark so caused directly impinges on the surface of the workpiece with considerable force and velocity resulting in the development of a very high temperature। जैसे ही आप इलेक्ट्रोड और वर्कपीस के बीच में आप वोल्टेज अप्लाई करोगे, तो जैसे ही इलेक्ट्रॉन फ्लो होंगे, तो इलेक्ट्रॉन फ्लो होने की वजह से जो ड्राई इलेक्ट्रिक है तो ब्रेक डाउन हो जाएगा। इसके साथ साथ ही क्या होगा, जो इलेक्ट्रिक स्पार्क है कि डायरेक्टली कहां इंपिंच करेगा, उस सरफेस के ऊपर, वर्कपीस के सरफेस के ऊपर। और जैसे ही सरफेस के ऊपर इंपिंच करेगा, इट विल क्रिएट वेरी हाई टेम्परेचर अराउंड 10,000 डिग्री सेंटीग्रेड ऑन द स्पॉट हिट बाय द डिस्चार्ज। तो वो डिस्चार्ज जहां पर हिट कर रहा है वहां पर कितना टेम्परेचर क्रिएट कर देगा, अराउंड 10,000 डिग्री सेंटीग्रेड। Now this forces the metal to melt and portion of it may be vaporized even। जहां पे भी ये स्ट्राइक कर रहा है हमारा क्या, ये जो आपका जो टेम्परेचर हमारा जिस स्पॉट पे बढ़ा है हमारा, तो ये क्या करेगा, दिस फोर्स द मेटल टू मेल्ट एंड पोर्शन ऑफ द इट मे बी वेपोराइज। जिस पोर्शन पे स्ट्राइक करेगा वहां पर क्या होगा, वो मेटल मेल्ट हो जाएगा या वेपोराइज हो जाएगा। These vaporized or melted particles of the metal are thrown into the gap by the electrostatic and the electromagnetic forces where they are driven away by the flowing dielectric fluid। तो उनके बीच में डाइलेक्ट्रिक फ्लूइड जो है वो क्या करेगा, उसको ड्राइव अवे कर देगा, को एक तरफ कर देगा। अब हम बात करते हैं सर्वो कंट्रोल सिस्टम की जो यूज करा है। सर्वो कंट्रोल सिस्टम क्यों यूज करा हमने, तो दिस सिस्टम करेक्टली लोकेट द टूल इन रिलेशन टू द वर्कपीस सरफेस। टूल को मुझे कहां वर्कपीस पर लगाना है, इसे कंट्रोल करने के लिए वी विल यूज द सर्वो कंट्रोल सिस्टम। तो दिस सिस्टम करेक्टली लोकेट द टूल इन रिलेशन टू द वर्कपीस सरफेस, मेंटेन कांस्टेंट गैप थ्रू आउट द ऑपरेशन एंड सेंसेस द चेंजेस इन गैप कंडीशन। देखिए, अगर गैप मेंटेन नहीं रहेगा तो वो जो इलेक्ट्रिक स्पार्क है वो पास नहीं हो पाएगा टुवर्ड्स द वर्कपीस। तो उसे पास होने के लिए इसमें प्रॉपर मेंटेन रखना पड़ता है हमें दोनों के बीच का गैप। ये कौन काम कर रहा है हमारा गैप मेंटेन करने का, दिस वर्क विल बी डन विद द हेल्प ऑफ द सर्वो कंट्रोल सिस्टम। It also immediately correct the deviation caused due to these changes। कुछ चेंजेस अगर आते हैं उससे भी क्या करता है, कंट्रोल कर लेता है। इट मे बी इलेक्ट्रिकल और हाइड्रोलिक। जो हम लोग कंट्रोल कर रहे हैं ये कैसे करते हैं हम लोग, आइदर इलेक्ट्रिकल और हाइड्रोलिकली। इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज मशीनिंग में जो टूल है और जो टूल का मटेरियल क्या होता है, तो टूल यूज्ड इज जनरली मेड अप ऑफ ब्रास और कॉपर। या तो ब्रास का होता है या कॉपर का होता है। ऑल्दो द कास्ट आयरन, टंगस्टन, ग्रेफाइट स्टील, एलॉय ऑफ सिल्वर एंड टंगस्टन हैव आल्सो बीन यूज्ड इन सम मशीनिंग ऑपरेशन। इस तरह के भी इलेक्ट्रोड यानी टूल है वो यूज किए जाते हैं, पर इन जनरल हम क्या यूज करते हैं, ब्रास का या कॉपर का टूल यूज करते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ टूल मटेरियल क्या क्या होने चाहिए, व्हाट शुड बी द प्रॉपर्टीज ऑफ द टूल यूजिंग इन द ईडीएम। उस प्रॉपर्टी कॉमन से याद रखिएगा, ये 2 नंबर क्वेश्चन आया हुआ है एक बार। व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ द टूल मटेरियल्स, इट शुड बी इजी टू मशीन, ताकि इजीली मशीन कर दे, हैव हाई वेयर रेजिस्टेंस, कम से कम घिसे, इंश्योर फास्टर रिमूवल रेट, जल्दी से जल्दी मेटल को रिमूव करे, शुड बी गुड इलेक्ट्रिकल कंडक्टर, अगर इलेक्ट्रिकल गुड कंडक्टर नहीं होगा तो वो करंट पास नहीं कर पाएगा, शुड बी रिड्यूस द टूलिंग कॉस्ट, कम से कम कॉस्ट का होना चाहिए। तो दीज आर सम प्रॉपर्टीज ऑफ अ टूल मटेरियल। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ डाइलेक्ट्रिक, ये भी 2 मार्क्स का क्वेश्चन है कि जो हम लोग ईडीएम में डाइलेक्ट्रिक यूज कर रहे हैं बिटवीन द इलेक्ट्रोड एंड द वर्कपीस, वो उसका फंक्शन क्या है और उसके पास क्या क्या प्रॉपर्टी होनी चाहिए। तो फंक्शन क्या क्या देखिए, it act as a vehicle to drive away the chips and prevents them from sticking on the surface of the tool। जो स्पार्क की वजह से जो हमारा हीट जनरेट हुई है
तो मेटल जब रिमूव होगा तो उसको ड्राइव अवे करने के लिए, हटाने के लिए हम लोग यूज करते हैं डाइलेक्ट्रिक फ्लूइड। तो ये क्या करता है, इट विल ड्राइव अवे द चिप्स एंड प्रिवेंट्स देम फ्रॉम द स्टिकिंग ऑन द सरफेस। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो सरफेस पे क्या हो जाएगा, वो वहां पर चिप्स जो रहेंगी वो चिपक जाएंगी। इट ऑल्सो हेल्प इन इंक्रीजिंग द मेटल रिमूवल रेट। ऐसा करने से क्या होगा, हमारा जो मेटल का रिमूवल रेट है वो इंक्रीज हो जाता है। इट सर्व एज अ कूलेंट ऑल्सो, तो जो हीट जनरेट होती है उसको कूल करने के लिए भी हमारा ये डाइलेक्ट्रिक वर्क कर रहा है। व्हाट शुड बी द प्रॉपर्टीज ऑफ द डाइलेक्ट्रिक, डाइलेक्ट्रिक कैसा होना चाहिए, इट शुड हैव लो विस्कोसिटी। जो भी हम लोग डाइलेक्ट्रिक यूज करेंगे इसकी विस्कोसिटी क्या होनी चाहिए, कम से कम होनी चाहिए। इट शुड बी इनफ्लेमेबल, ये इनफ्लेमेबल होना चाहिए। इट शुड बी ऑन लो कॉस्ट, लो कॉस्ट का होना चाहिए। इट शुड बी केमिकली न्यूट्रल एंड इट शुड बी फ्री फ्रॉम द टॉक्सिक वेयर्स। तो ये सब हमारे कुछ क्या प्रॉपर्टीज हैं किसकी, डाइलेक्ट्रिक फ्लूइड की, जो हम लोग यूज करते हैं बिटवीन द इलेक्ट्रोड एंड द वर्कपीस इन द ईडीएम मशीन। कुछ कॉमनली यूज डाइलेक्ट्रिक्स हैं, क्या क्या यूज करते हैं देखिए, हाइड्रोकार्बन्स, पेट्रोलियम ऑयल्स यूज करते हैं, कैरोसिन ऑयल यूज कर सकते हैं, ट्रांसफार्मर ऑयल यूज कर सकते हैं, वाइट स्प्रेड पैराफिन ऑयल या सिलिकॉन ऑयल। दीज आर द सम कॉमन डाइलेक्ट्रिक्स व्हिच वी यूज्ड इन द इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज मशीनिंग। कोई पूछ ले आपको कौन से आप लोग डाइलेक्ट्रिक यूज करते हैं तो आप कोई भी इसमें नाम बता सकते हो। एडवांटेज और डिसएडवांटेज की बात करें, व्हाट आर द एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ द ईडीएम। तो देखिए एडवांटेज क्या है, इट इनेबल हाई एक्यूरेसी ऑन टूल एंड बिकॉज दे कैन मशीन इन ए हार्ड कंडीशन। ठीक है, हार्ड कंडीशन भी कर सकता है, हम किसी भी सर्विस को ये मशीनिंग कर सकता है। ये हमें हाई एक्यूरेसी के साथ डायमेंशन दे देता है। इवन हाईली डेलिकेट सेक्शन एंड वीक मटेरियल्स कैन बी मशीन विदाउट एनी फियर ऑफ द डिस्टॉर्शन बिकॉज देयर इज नो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट बिटवीन द टूल एंड द वर्कपीस। ईडीएम के अंदर वर्कपीस और जो आपका इलेक्ट्रोड है उसके बीच में डायरेक्ट कॉन्टैक्ट नहीं होता है, सिर्फ स्पार्क जनरेट होती है। तो इसके हेल्प से हम लोग क्या कर सकते हैं, किसी भी तरह का आपका डेलिकेट सेक्शन हो, चाहे वो वीक मटेरियल हो चाहे वो हार्ड मटेरियल हो, इजीली हम लोग उसे मशीन कर सकते हैं। रिस्पेक्टिव ऑफ द हार्डनेस एंड स्ट्रेंथ एनी मटेरियल विच इज एन इलेक्ट्रिकल कंडक्टर कैन बी मशीन। कोई भी मटेरियल हो जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टर हो उसको इजीली हम लोग ईडीएम से मशीनिंग कर सकते हैं। एनी शेप दैट कैन बी इम्पार्टेड टू अ टूल कैन बी रिप्रोड्यूस ऑन द वर्कपीस। जिस तरह का टूल आप यूज करोगे उस तरह का शेप को आप लोग वर्कपीस पे भी उसे रिप्रोड्यूस कर सकते हो। इट इज अ क्विकर प्रोसेस, नो कटिंग फोर्स, हाई एस्पेक्ट रेशियो, रिड्यूस फिक्चर एंड द टूलिंग कॉस्ट। ज्यादा टूलिंग कॉस्ट भी नहीं है, फिक्चर कॉस्ट भी नहीं है, एंड नॉट अफेक्टेड बाय द मटेरियल हार्डनेस। मटेरियल की हार्डनेस से भी इस पे भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। दिस इज द एडवांटेज ऑफ द ईडीएम। अब डिसएडवांटेज की बात करूं, डिसएडवांटेज क्या करेंगे देखिए, दिस प्रोसेस कैन मशीन स्मॉल वर्कपीस ओनली। दिस इज द फर्स्ट लिमिटेशन ऑफ द ईडीएम, सिर्फ छोटे वर्कपीस को मशीनिंग कर सकता है। सुटेबली फॉर मशीनिंग ऑफ द इलेक्ट्रिकल नॉन कंडक्टर्स। अगर कोई मटेरियल ऐसा है जो इलेक्ट्रिकल नॉन कंडक्टर है उसको मशीनिंग नहीं कर सकता, उसके लिए सुटेबल नहीं होता है। थर्मल डिस्टॉर्शन ऑफ द वर्कपीस, हीट की वजह से उस वर्कपीस का थर्मल डिस्टॉर्शन हो सकता है। इनएबिलिटी टू प्रोड्यूस शार्प कॉर्नर्स, शार्प कॉर्नर को प्रोड्यूस करना इसके लिए थोड़ा सा मुश्किल होता है। इलेक्ट्रोड कंज्यूमेबल, जो इलेक्ट्रोड है वो यहाँ पर कंज्यूम होता है। लो मटेरियल रिमूवल रेट, यानी कि जो मटेरियल रिमूवल रेट इसमें क्या आता है वो थोड़ा सा कम आता है। हाई स्पेसिफिक एनर्जी कंजप्शन, जो एनर्जी कंजप्शन है बहुत ज्यादा होता है। नेक्स्ट है हमारा एप्लीकेशन ऑफ द ईडीएम। तो व्हाट आर द एप्लीकेशंस, तो दीज आर द एप्लीकेशन इन डिफरेंट इंडस्ट्रीज टू मैन्युफैक्चर टूल हैविंग कॉम्प्लिकेटेड प्रोफाइल एंड फॉर अ नंबर ऑफ अदर कंपोनेंट्स। जो कॉम्प्लिकेटेड प्रोफाइल के टूल होते हैं उन्हें बनाने के लिए यूज किया जाता है। इट प्रोवाइड्स इकोनॉमिक एडवांटेज फॉर मेकिंग स्टैंपिंग टूल्स, वायर ड्राइंग, एक्सट्रूजन डाइज, हेडर डाइज, फोर्जिंग डाइज एटसेट्रा। तो ये डाइज बनाने के काम भी हमारा काम आता है बिकॉज दीज आर मेड विद द वेरी हार्ड मटेरियल एंड दिस प्रोसेस इज वेरी इकोनॉमिक फॉर दिस टाइप ऑफ डाई मेकिंग। रीशार्पनिंग ऑफ कटिंग टूल एंड ब्रोचेस, अगर आपको कटिंग टूल की रीशार्पनिंग करनी है तो उसके लिए भी हम लोग ईडीएम यूज कर सकते हैं। मशीनिंग ऑफ एक्सोटिक मटेरियल यूज्ड इन एरोस्पेस इंडस्ट्रीज, रिफ्रैक्टरी मटेरियल्स, हार्ड कार्बाइड्स एंड दी हार्ड स्टील्स, उन्हें भी इजीली मशीन कर सकता है। डेलिकेट वर्कपीस सच एज कॉपर पार्ट्स फॉर फिटिंग इनटू वैक्यूम ट्यूब्स कैन बी प्रोड्यूस्ड बाय द ईडीएम। कैन प्रोड्यूस नैरो स्लॉट्स, अगर नैरो स्लॉट्स प्रोड्यूस करने हैं उसको भी हम लोग ईडीएम से प्रोड्यूस कर सकते हैं। कैन प्रोड्यूस स्मॉल डायमीटर डीप होल्स, टर्बाइंस, ब्लेड्स एंड वाइब्रेशन इंट्रिकेट शेप्स। तो ये इनको भी यहाँ पे ये इजीली क्रिएट कर सकता है कौन, ईडीएम। तो हम लोग बात कर रहे हैं ईडीएम के एप्लीकेशन की, तो दीज आर दी सम कॉमन एप्लीकेशन ऑफ द इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज मशीनिंग। नेक्स्ट आता है हमारा इलेक्ट्रोकेमिकल मशीनिंग। आई थिंक दिस इज 6 नंबर। तो 6 अनकन्वेंशनल मशीनिंग इज इलेक्ट्रोकेमिकल। देखिए वहां पे था इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज,
वहां पे स्पार्क यूज कर रहे थे यहाँ पर। अब यहाँ पे क्या करें हम लोग, इलेक्ट्रोकेमिकल, यानी कि हम क्या यूज करेंगे, हम लोग एक केमिकल रिएक्शन को यूज करते हुए हम लोग मशीनिंग करेंगे। इलेक्ट्रोकेमिकल मशीनिंग इज अ नॉन ट्रेडिशनल मशीनिंग प्रोसेस, नॉन कन्वेंशनल मशीनिंग प्रोसेस दैट यूजेस द इलेक्ट्रोकेमिकल प्रिंसिपल टू रिमूव मटेरियल फ्रॉम द वर्कपीस। किसी भी वर्कपीस से मेटल को रिमूव करने के लिए कौन सा प्रिंसिपल यूज करेंगे हम लोग, इलेक्ट्रोकेमिकल प्रिंसिपल। और प्रिंसिपल क्या है देखिए यहाँ पर, ईसीएम वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। ये किस पे वर्क करता है, इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। इलेक्ट्रोलिसिस के प्रिंसिपल पे वर्क करता है, वेयर एन इलेक्ट्रोलाइट यूजुअली अ साल्ट सॉल्यूशन, एक साल्ट सॉल्यूशन होता है, एक्ट एज अ मीडियम थ्रू विच एन इलेक्ट्रिक करंट इज पास्ड। उसके थ्रू हम लोग क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक करंट पास करते हैं बिटवीन दी वर्कपीस एंड दी टूल। यानी एनोड और कैथोड की हम जो बात कर रहे हैं, कैथोड यानी कि टूल, एनोड यानी कि वर्कपीस, दोनों के बीच में वो जो करंट पास करने का काम करता है वो कौन करता है हमारा, बिटवीन दी, जो हमारा सॉल्यूशन हमने यूज किया हुआ है, साल्ट सॉल्यूशन। मटेरियल इज रिमूव्ड फ्रॉम द वर्कपीस सरफेस ड्यू टू द इलेक्ट्रोकेमिकल डिसोल्यूशन। जो इलेक्ट्रोकेमिकल जो प्रोसेस हमारा हो रहा है उसके हेल्प से हमारा क्या हो रहा है, सरफेस से, वर्कपीस के सरफेस से मेटल का हमारा रिमूवल होता है। इन ईसीएम द वर्कपीस एंड द टूल, यानी कि जो इलेक्ट्रोड है, आर प्लेस्ड क्लोज टू ईच अदर। यानी ईसीएम में क्या होता है, जो वर्कपीस है और जो टूल है वो क्या होते हैं, वो एक दूसरे के बहुत पास क्लोज रखे जाते हैं। इलेक्ट्रोलाइट बाथ बट डू नॉट टच। एक इलेक्ट्रोलाइट बाथ होता है जिसके अंदर हमारा क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोलाइट को बोलते हैं साल्ट सॉल्यूशन को जो भरा हुआ होता है। तो ये बहुत पास में होता है, टच नहीं करना चाहिए बल्कि बहुत पास होना चाहिए बस। अ स्मॉल गैप इज मेंटेन बिटवीन देम, टिपिकली बिटवीन 0.02 mm टू 0.5 mm। इस रेंज का गैप मेंटेन किया जाता है, अदरवाइज टूल को वर्कपीस के बहुत पास ही, टूल यानी कि हम किसकी बात कर रहे हैं, इलेक्ट्रोड की, बहुत पास रखा जाता है। और दिस इज द डायग्राम ऑफ द इलेक्ट्रोकेमिकल मशीनिंग, ईसीएम, व्हिच यू हैव टू ड्रॉ इन योर एग्जाम। देखिए यहां पर क्या है हमारा, ये वर्क पीस है, दिस इज दी पॉजिटिव, इसको पॉजिटिव मान लिया, ठीक है, ये हमारा नेगेटिव, ठीक। ये डीसी पावर सोर्स है, पावर सप्लाई हमने जब की, इसमें क्या है हमारा, इलेक्ट्रोलाइट इलेक्ट्रोलाइट है, ये टूल होल्डर है, ये सर्वो मोटर है कंट्रोल करने के लिए, और ये टूल का मूवमेंट है, ठीक है। तो दिस इज दी प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल मशीनिंग। तो पहले एक बार देख लेते हैं वर्किंग इसकी कैसे वर्क करता है। देखिए, in electrochemical machining the high current and low voltage DC power supply is connected between an electrically conductive tool and the workpiece। जो टूल है और जो वर्कपीस है उसके बीच में क्या करते हैं हम लोग, एक हाई करंट फ्लो एंड लो वोल्टेज डीसी पावर सप्लाई देते हैं। द टूल इज कनेक्टेड टू द नेगेटिव पोलैरिटी। जो टूल है वो कहां कनेक्टेड है हमारा, अब डायग्राम देखते हैं एक बार। द टूल इज कनेक्टेड टू द नेगेटिव पोलैरिटी, इसको रफ कर देता हूं जरा मैं। द टूल इज कनेक्टेड टू द नेगेटिव पोलैरिटी एंड वर्कपीस इज कनेक्टेड टू दी पॉजिटिव पोलैरिटी। अब देख सकते हैं डायग्राम में, जो वर्कपीस है ये हमारा पॉजिटिव है और जो टूल है हमारा क्या है, वो नेगेटिव पोलैरिटी से हमने इसको कनेक्ट किया हुआ है। और इसके बीच में क्या हो रहा है हमारा, इलेक्ट्रोलाइट क्या हो रहा है हमारा, फ्लो हो रहा है। A conductive electrolyte flow through a small gap that is maintained between the tool and the workpiece। अब यहाँ पर क्या होता है, जैसे ही ये करंट पास होगा तो इलेक्ट्रोलिसिस की फिनोमेना यहाँ पर होती है, और ये हमारा प्रिंसिपल है इलेक्ट्रोकेमिकल मशीनिंग का। द फॉलोइंग आर दी पावर सप्लाई पैरामीटर टू द ईसीएम प्रोसेस। कौन कौन से पावर हमारे सप्लाई पैरामीटर्स हैं। द पावर सोर्स इज इलेक्ट्रिकल ईसीएम। जो पावर सोर्स होता है वो क्या होता है हमारा, इलेक्ट्रिकल होता है। ईसीएम में किस तरह का होता है, इट इज द डायरेक्ट करंट, डीसी करंट होता है। करंट की जो कैपेसिटी है वो 50 एम्पियर टू 40,000 एम्पियर तक होती है फॉर दी मशीनिंग पर्पस। वोल्टेज केप्ट स्मॉल टू प्रिवेंट द शॉर्ट सर्किट, जनरली 2 to 35 वोल्ट। यानी लो वोल्टेज यूज किया जाता है और हाई करंट यूज किया जाता है किसमें, इलेक्ट्रोकेमिकल मशीनिंग में। एंड स्पेशली वी आर यूजिंग इलेक्ट्रोलाइट आल्सो, ये ध्यान रखिएगा, वर्कपीस के और इलेक्ट्रोड के बीच में वी आर यूजिंग इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है। अब इलेक्ट्रोलाइट्स की हम बात करेंगे ईसीएम में, तो इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं, तो इलेक्ट्रोलाइट्स आर द कंडक्टिव फ्लूइड्स and are selected in polarity, it's not parity, it's polarity, which with electrodes, some electrodes combination is given below। कुछ इलेक्ट्रोड्स कॉम्बिनेशन दे रखे हैं यहाँ पे, इलेक्ट्रोलाइट और इलेक्ट्रोड के किस तरह कॉम्बिनेशन में यूज करना होता है इलेक्ट्रोड का और इलेक्ट्रोलाइट का। तो क्या क्या देखिए हो सकते हैं, सोडियम क्लोराइड एट अ कंसंट्रेशन ऑफ 20% इज यूज्ड टू फेरस अलॉय। अगर फेरस अलॉय यूज करना है तो क्या यूज करेंगे, सोडियम क्लोराइड एट अ कंसंट्रेशन ऑफ 20%। Sodium nitrate NaNO3 is used for ferrous alloys। हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl is used for the nickel। ठीक है, ये कुछ कॉमन से हमारे इलेक्ट्रोलाइट्स है जो हम लोग यूज करते हैं ईसीएम में। इलेक्ट्रोलाइट मस्ट हैव द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज। कौन कौन सी प्रॉपर्टी होनी चाहिए इलेक्ट्रोलाइट्स के पास,
इट शुड बी हाई कंडक्टिविटी, इट शुड हैव हाई कंडक्टिविटी होनी चाहिए इसके पास, लो विस्कोसिटी, लो टॉक्सिसिटी एंड लो कोरोसिविटी, एंड केमिकल एंड इलेक्ट्रोकेमिकल स्टेबिलिटी फॉर बेटर मटेरियल रिमूवल रेट। These are the properties of the electrolytes which is used in the electrochemical machining। ये 2 मार्क्स में अगर आपसे पूछे तो आप इसको यहाँ पे लिख दीजिएगा, याद रखिएगा इसको भी कि what are the properties of the electrolyte in the ECM। What are the function of the electrolytes? तो ECM के फंक्शन में क्या होते हैं इसके इलेक्ट्रोलाइट, ECM में इलेक्ट्रोलाइट्स के, इट कैरीज करंट बिटवीन द टूल एंड द वर्कपीस, यानी कि जो आपका टूल है और जो वर्कपीस है इसके बीच में जो करंट कैरी काम करने का कौन करता है, इट वर्क्स विद द हेल्प ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट। रिमूव द प्रोडक्ट फ्रॉम द इंटरनल इलेक्ट्रोड गैप, ठीक है, इलेक्ट्रोड गैप के बीच में जो भी मटेरियल्स को रिमूव करने का काम करता है। रिमूव द हीट प्रोड्यूस्ड ड्यू टू द पैसेज ऑफ द करंट, करंट की वजह से जो आपका हीट प्रोड्यूस हो रही है उसको भी क्या करता है ये, इट को इसको भी रिमूव कर देता है जो हमारा इलेक्ट्रोलाइट है। तो इलेक्ट्रोलाइट के ये फंक्शन होते हैं हमारे, इट वर्क एज ए कूलेंट आल्सो। एडवांटेज क्या होते हैं, नेग्लिजिबल टूल वेयर, नेग्लिजिबल टूल वेयर, कुछ भी इसमें टूल वेयर नहीं होता है। कॉम्प्लेक्स एंड कॉन्वेक्स कर्वेचर पार्ट्स कैन बी प्रोड्यूस्ड, नो फोर्सेस एंड रेसिडुअल स्ट्रेस आर प्रोड्यूस्ड ऑन द वर्कपीस, excellent surface finish can be achieved and less heat generated as the electrolyte itself working as a coolant। disadvantage क्या है इसके, the saline or acidic electrolyte possess the risk of corrosion to tool, workpiece and the equipment। जो हम लोग इलेक्ट्रोलाइट यूज कर रहे हैं इसकी वजह से कोरोजन हो सकता है वर्कपीस पे भी, टूल पे भी। ओनली इलेक्ट्रिकली कंडक्टिव मटेरियल्स कैन बी मशीन, सिर्फ कितने मशीन कर सकते हैं हम लोग, ओनली इलेक्ट्रिकली कंडक्टिव मटेरियल्स को, क्योंकि वो तभी हमारा एक सर्किट कंप्लीट हो पाएगा। हाई स्पेसिफिक एनर्जी कंजप्शन लगभग 150 टाइम्स एज कंपेयर टू कन्वेंशनल मशीनिंग, कन्वेंशनल से लगभग 150 टाइम्स ये ज्यादा पावर कंज्यूम करता है स्पेसिफिक एनर्जी। इट कैन नॉट बी यूज फॉर द सॉफ्टवेयर मटेरियल, सॉफ्टवेयर मटेरियल के हम यूज नहीं कर सकते हैं। एक्सपेंसिव मशीन्स, इसका जो कॉस्ट है यानी कि बहुत ज्यादा होता है। दीज आर द डिसएडवांटेज। अब बात करते हैं हम लोग इसकी एप्लीकेशंस की, व्हाट आर द एप्लीकेशन ऑफ द ईसीएम। तो कहाँ का यूज करते हैं, हाई टेम्परेचर एलॉय फोर्जिंग करने के लिए, टरबाइन की ब्लेड बनाने के लिए, जेट इंजन की ब्लेड बनाने के लिए, मल्टीपल होल ड्रिल करने के लिए, मशीनिंग स्ट्रीम टरबाइंस ब्लेड विद द क्लोज लिमिट्स, माइक्रो मशीनिंग के लिए, प्रोफाइलिंग या कंटूरिंग करने के लिए, ठीक है। तो दीज ऑल आर द एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल मशीनिंग, ठीक है। ये हमारा हो गया इलेक्ट्रोकेमिकल मशीनिंग। अब नेक्स्ट देखते हैं हमारा अगला कौन सा है। अच्छा एक बार देख लेते हैं सिमिलरिटीज, देख लेते हैं इसमें कि व्हाट आर द सिमिलरिटीज बिटवीन ईडीएम एंड ईसीएम। कुछ सिमिलरिटी होती है ईडीएम और ईसीएम में, क्या सिमिलरिटी होती है, द टूल एंड द वर्कपीस आर सेपरेटेड बाय अ वेरी स्मॉल गैप। दोनों में क्या है, जो टूल और वर्कपीस है वो एक स्मॉल गैप से सेपरेटेड है। नॉट डायरेक्ट कॉन्टेक्ट बिटवीन दी टूल एंड द वर्कपीस, दोनों के केस में ही दोनों के बीच में डायरेक्ट कॉन्टेक्ट नहीं होता है। द टूल एंड द मटेरियल बोथ मस्ट बी कंडक्टर ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी, हम दोनों से कैसे मटेरियल यूज मशीनिंग कर रहे हैं जो कि इलेक्ट्रिकल कंडक्टर्स हो। नीड्स हाई कैपिटल इन्वेस्टमेंट, दोनों के लिए क्या चाहिए, कॉस्ट बहुत ज्यादा चाहिए। सिस्टम बोथ कंज्यूम बोथ पावर्स, हाई पावर, यानी चाहे ईडीएम हो चाहे ईसीएम, दोनों क्या करते हैं, बहुत ज्यादा पावर यूज करते हैं। अ फ्लूइड इज यूज एज अ मीडियम बिटवीन द टूल एंड द वर्कपीस, दोनों में ही हम लोग एक फ्लूइड यूज कर रहे हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल में भी, ईसीएम में भी और ईडीएम में भी। डाइलेक्ट्रिक करते हैं ईडीएम में और कंडक्टिव इलेक्ट्रोलाइट यूज करते हैं हम लोग ईसीएम में। द टूल इज फेड कंटिन्यूअसली टुवर्ड द वर्कपीस टू मेंटेन अ कांस्टेंट गैप बिटवीन देम। तो क्या करना पड़ता है, टूल को जैसे कटिंग होता रहेगा उसको हमें लगातार फेड करना होता है, क्योंकि गैप मेंटेन रखना है हमें ईडीएम और ईसीएम। दिस इज द सिमिलरिटी बिटवीन द ईडीएम एंड ईसीएम। डिफरेंस क्या होता है, तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द ईडीएम एंड ईसीएम। क्या डिफरेंस देखिए, ईडीएम में वर्कपीस जो होता है वो डाइलेक्ट्रिक में सबमर्ज होता है, ईसीएम में वर्कपीस नीड नॉट टू बी सबमर्ज इन द इलेक्ट्रोलाइट, इसमें इलेक्ट्रोलाइट में सबमर्ज नहीं होता है, इलेक्ट्रोलाइट में सिर्फ फ्लो कराते हैं। टूल वेयर टेक्स प्लेस, इसमें टूल वेयर ज्यादा होता है, इसमें कोई भी टूल वेयर नहीं होता है। कंट्रोल सिस्टम इज रिक्वायर्ड, नो कंट्रोल सिस्टम इज रिक्वायर्ड इन ईसीएम। ईडीएम में टूल को कंट्रोल करने के लिए एक सर्वो कंट्रोल सिस्टम लगा होता है, ऐसा हमें इसमें रिक्वायरमेंट नहीं होती है। मशीनिंग कैन नॉट बी डन एट लो वोल्टेज, लो वोल्टेज पे हम लोग मशीनिंग नहीं कर सकते हैं ईडीएम में, ईसीएम में लो वोल्टेज पे ही करते हैं। मशीनिंग कैन बी डन एट लो वोल्टेज इटसेल्फ। मेटल रिमूवल रेट जो होता है वो इसमें स्लो होता है, इसमें हाई होता है, यानी मेटल रिमूवल ज्यादा होता है। लेस एनर्जी कंज्यूम, मोर एनर्जी कंज्यूम, इसमें एनर्जी कम होती है कंज्यूम, इसमें ज्यादा एनर्जी कंज्यूम होती है एज कंपेयर टू द ईडीएम। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द ईडीएम एंड ईसीएम। अगर ये भी क्वेश्चन अगर एकेटीव में आए तो आप लोग ये 5-6 पॉइंट मैंने बताए इन्हें इजिली लिख सकते हो। चलिए अब आगे चलते हैं हम लोग।
नाउ 6 हमारे हो चुकी है। सेकेंड, ओके। नेक्स्ट अनकन्वेंशनल मशीन की तरफ चलते हैं, दैट इज दी लेजर बीम मशीनिंग, LBM। तो लेजर बीम मशीनिंग इन शॉर्ट LBM। तो लेजर क्या होती है, बेसिकली सबको पता है हमें लेजर क्या होती है। लेजर स्टैंड्स फॉर लाइट एम्पलीफिकेशन बाय द स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन। ये आपको उसमें पढ़ा होगा फिजिक्स के अंदर। ये जो लेजर होती है, लेजर क्या होती है बेसिकली, इट इज अ फुल फॉर्म ऑफ LASER, लेजर एम्पलीफिकेशन बाय द स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन। तो अगर हम लेजर की हेल्प से किसी सरफेस की मशीनिंग कर रहे हैं वर्कपीस की, देन दैट टाइप ऑफ मशीनिंग इज कॉल्ड एज द लेजर बीम मशीनिंग। इसमें लेजर के बीम को यूज किया जाता है to remove the material from the surface. So laser beam machining is a thermal energy based machining process where high intensity laser beam is used to heat and vaporize the material from a workpiece surface. Different type of laser are used in the laser beam machining। किस तरह की हम लेजर यूज कर सकते हैं, जैसे कि CO2 लेजर। तो दिस द गैस बेस्ड यूज्ड फॉर कटिंग एंड इनग्रेविंग नॉन मेटेलिक मटेरियल्स। तो अगर नॉन मेटेलिक मटेरियल्स को मुझे क्या करना है, अगर मुझे कटिंग मशीनिंग करनी है, तो वी विल यूज दी CO2, कार्बन डाइऑक्साइड लेजर मशीनिंग। एंटी लेजर्स, फाइबर लेजर्स, ये कुछ दो तरह के अलग आपके जो फाइबर लेजर होती है वो भी होती हैं। एक्साइमर लेजर्स, यूवी रेंज लेजर फॉर द प्रिसाइज माइक्रो मशीनिंग एंड द सेमीकंडक्टर प्रोसेस। डायोड लेजर होती है विच इज यूज्ड फॉर द सेमीकंडक्टर लेजर यूज्ड फॉर द कटिंग, वेल्डिंग एंड सर्फेस ट्रीटमेंट इन द डिफरेंट एप्लीकेशंस। तो ये कुछ तरह के लेजर हैं जो हम लोग यूज करते हैं लेजर बीम मशीनिंग में। सिंपल आप याद रखिएगा कि हम लेजर की बीम यूज कर रहे हैं टू मशीन दी सरफेस। तो लेजर को जनरेट कैसे करेंगे हम लोग, सबसे पहले हमारा काम क्या है, तो इसमें वर्किंग में सबसे पहले हमें देखना है कि हाउ वी विल जनरेट द लेजर। तो पहला काम हमारा क्या है, वी विल जनरेट द लेजर बीम। तो लेजर जनरेशन कैसे होगा, अ लेजर बीम इज जनरेटेड टिपिकली थ्रू द प्रोसेस ऑफ स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ द रेडिएशन। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, लेजर जनरेट करेंगे। देन सेकंड पार्ट है हमारा फोकसिंग। द लेजर बीम इज फोकस्ड टू अ वेरी स्मॉल स्पॉट साइड यूजिंग द लेंसेज और द मिरर्स। लेंस या मिरर की हेल्प से उस लेजर को क्या कराएंगे हम लोग, एक पर्टिकुलर पॉइंट पे हम लोग यहाँ पर इसको फोकस कराएंगे। वी विल फोकस द लेजर ऑन अ स्पेसिफिक पॉइंट। तो दूसरा काम हमारा क्या है, फोकसिंग करने का। तो जो लेजर हमने जनरेट की है, द लेजर बीम इज फोकस्ड टू अ वेरी स्मॉल स्पॉट साइज यूजिंग द लेंसेज और द मिरर, अचीविंग हाई पावर डेंसिटी एट द वर्कपीस सरफेस। तो उस वर्कपीस सरफेस में क्या होगा, हमें यहाँ पे हाई पावर डेंसिटी यहाँ पर अचीव हो जाएगी। तीसरा है मटेरियल इंटरेक्शन। When the laser beam strike the workpiece, it rapidly heats the material। जैसे ही लेजर बीम वर्कपीस पे स्ट्राइक करेगी तो क्या करेगा, उस मटेरियल को हीट कर देगा। The intense heat cause the material to melt, vaporize and undergo a phase change। जैसे ही उस पर स्ट्राइक करेगी तो क्या होगा, वहां पर वो मटेरियल को मेल्ट कर देगी, वेपराइज हो जाएगा, या उसको फेज को चेंज कर देगी, डिपेंडिंग ऑन द लेजर इंटेंसिटी एंड द मटेरियल प्रॉपर्टीज। ये डिपेंड करता है लेजर की प्रॉपर्टी पे और मटेरियल की प्रॉपर्टी पे, लेजर की इंटेंसिटी क्या है और मटेरियल की प्रॉपर्टी क्या है। जहां भी स्ट्राइक करेगी या तो उस मटेरियल को वहां से वो मेल्ट कर देगी, या वेपराइज कर देगी, या उसके फेज को चेंज कर देगी। नेक्स्ट है हमारा मटेरियल रिमूवल। The vaporized material is ejected from the workpiece, thereby machining the material and creating a desired shape or the cut on the workpiece। तो हम क्या करेंगे, नेक्स्ट हमारा काम क्या है, हमारा मटेरियल को सरफेस से हम यहाँ पे रिमूव करा देंगे। दिस इज द डायग्राम ऑफ द लेजर बीम मशीनिंग व्हिच यू हैव टू ड्रॉ इन योर एग्जाम। आपको एग्जाम में ये वाला डायग्राम बनाना है। देखिए यहाँ पे क्या होता है, एक फ्लैश लैंप है, फ्लैश लैंप एक लेजर क्रिस्टल है। ये क्या करेगा, लेजर यहाँ पर आपका प्रोड्यूस करता है। तो एक यहाँ पर क्या होता है, एक लेंस लगा होता है, दिस इज द लेंस। तो लेंस क्या करेगा, जैसे लेजर आपका प्रोड्यूस हो रहा है, ये इस लेजर को एक पॉइंट पे यहाँ पे फोकस कर देगा, जो हमने पीछे डिस्कस किया था अभी। यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए यहाँ पे जिस जनरेटर जो पावर सप्लाई दे रहा है, एक फ्लैश लैंप लगा हुआ है, ये रिफ्लेक्टिव एंड है, ये लेजर क्रिस्टल लगा हुआ है, इसमें बीच में एक पार्शली रिफ्लेक्टिव एंड है, दूसरा वाला, दिस इज दी रिफ्लेक्टिव एंड, दिस इज दी पार्शली रिफ्लेक्टिव एंड। जो दोनों एंड है किसके, दिस इज दी लेजर क्रिस्टल। तो लेजर क्रिस्टल में यहाँ पर क्या लगा, फ्लैश लैंप लगा हुआ है। जैसे यहाँ पे पावर सप्लाई करेंगे तो एक लेजर जनरेट होगी, जो लेजर जनरेट होगी वो लेंस के थ्रू कहाँ होगा, एक पॉइंट फोकस कर देंगे। ठीक है, तो वर्क पीस पे जहाँ फोकस करेगी तो यहाँ पे जो भी मटेरियल रहेगा, ये इसको क्या करेगी, या तो मेल्ट कर देगी, या इसको वेपराइज कर देगी, या इसके फेस को चेंज कर देगी, जिसकी हेल्प से हम लोग मटेरियल को यहाँ से रिमूव करा देते हैं। एडवांटेज देखिए अगर लेजर बीम मशीनिंग के, तो लेजर बीम मशीनिंग in laser beam machining any material including non metal also can be machined। किसी भी तरह के मटेरियल को हम लोग मशीन कर सकते हैं। extremely small holes with good accuracy can be machined। बहुत छोटे होल्स को भी हम लोग हाई एक्यूरेसी के साथ मशीन कर सकते हैं। द टूल वेयर इज रेट वेरी लो, ऑलमोस्ट जीरो, इसमें कोई भी टूल वेयर नहीं होता है। देयर इज नो मैकेनिकल फोर्स एट द वर्क,
यानी कि हम कोई भी मैकेनिकल फोर्स यूज नहीं कर रहे हैं मशीनिंग करने के लिए, सिर्फ एक लेजर की बीम यूज कर रहे हैं, उसकी इंटेंसिटी को यूज कर रहे हैं। सॉफ्ट मटेरियल्स लाइक प्लास्टिक, रबर कैन आल्सो बी मशीन इजीली, इनको भी इजीली मशीन कर सकते हैं। इट इज वेरी फ्लेक्सिबल एंड इजीली ऑटोमेटेड मशीन्स, ठीक है, बहुत फ्लेक्सिबल होती हैं, ऑटोमेटेड मशीन होती हैं। द हीट अफेक्टेड जोन इज वेरी स्मॉल, बहुत कम एरिया पे हीट को जो सरफेस की प्रॉपर्टी होती है बहुत कम एरिया को अफेक्ट करती है जहां पे इसको हमें मशीनिंग करनी है। लेजर मशीनिंग गिव्स अ वेरी गुड सरफेस फिनिश and heat treated and magnetic materials can be welded without losing their properties, and it is also the faster process। ये हमारे को एडवांटेज रहेंगे किसके, लेजर बीम मशीनिंग के। अब डिसएडवांटेज की बात करूं अगर मैं, व्हाट आर द डिसएडवांटेज, तो लेजर बीम मशीनिंग कैन नॉट बी यूज्ड टू प्रोड्यूस अ ब्लाइंड होल एंड आल्सो नॉट एबल टू ड्रिल टू डीप होल्स, बहुत ज्यादा डीप होल्स नहीं कर सकती, ब्लाइंड होल नहीं बना सकती है। द मशीन होल्ड आर नॉट राउंड एंड स्ट्रेट, ये कैसे होते हैं, जो आपके जो होल होते हैं वो हल्के से टेपर्ड होते हैं इन केस ऑफ द एलबीएम। द कैपिटल एंड द मेंटेनेंस कॉस्ट इज वेरी हाई, जो कैपिटल कॉस्ट है और जो इन्वेस्टमेंट कॉस्ट है इसका बहुत ज्यादा होता है। देयर इज अ प्रॉब्लम विद सेफ्टी हजार्ड्स, ठीक है, सेफ्टी इशू भी है हमारे इसमें इसके साथ। द ओवल एफिशिएंसी ऑफ द लेजर बीम मशीनिंग इज लो, अगर मैं ओवल एफिशिएंसी की बात करूं तो ओवल एफिशिएंसी इसकी थोड़ी सी कम होती है। इट इज लिमिटेड टू थिन शीट्स, थिन शीट पे ही हम लोग क्या कर सकते हैं, मशीनिंग कर सकते हैं। द मेटल रिमूविंग रेट इज ऑल्सो वेरी लो, ठीक है। द फ्लैश लैम्प लाइफ इज शॉर्ट, जो फ्लैश लैम्प की जो लाइफ होती है बहुत शॉर्ट होती है, कभी भी वो खराब हो जाती है। डेट ऑल्सो इंक्रीज द कॉस्ट। देयर इज अ लिमिटेड अमाउंट ऑफ मेटल रिमूविंग ड्यूरिंग द प्रोसेस, जैसे कि ऊपर डिस्कस किया था हमने कि मेटल रिमूव रेट क्या होता है, इसमें बहुत कम होता है। एप्लीकेशन की बात करूँ हम अगर, तो एप्लीकेशन कहाँ का यूज करते हैं, देखिए इसकी, इट इज यूज्ड इन मेकिंग वेरी स्मॉल होल्स for welding of the non-conductive materials. It is best suited for the brittle materials with low conductivity and ceramic, cloths and wood, इनको भी हम लोग यहाँ पे भी यूज कर सकते हैं। लेजर मशीनिंग इज ऑल्सो यूज्ड इन सर्जरी, माइक्रोड्रिलिंग ऑपरेशंस, यानी सर्जरी में और माइक्रोड्रिलिंग ऑपरेशन में भी हम लोग लेजर को यूज कर सकते हैं। स्पेक्ट्रोस्कोपिक साइंस एंड फोटोग्राफी इज इन मेडिकल साइंस, इसमें भी यूज करते हैं। इट इज ऑल्सो यूज्ड इन द मास मैक्रो मशीनिंग एंड द प्रोडक्शन, मास मैक्रो मशीनिंग प्रोडक्शन में भी हम लोग एल्यूमिनियम यूज कर सकते हैं। Cutting complex profiles for both thin and hard materials. It is used to make tiny holes. Example जैसे कि जो बेबी फीटर्स होते हैं, तो बेबी फीटर्स में निप्पल्स में होल करने के लिए भी हम लोग लेजर बीम को यूज कर सकते हैं। So these all are the application in the different fields of the laser beam machining. Next है हमारा 8th इलेक्ट्रॉन बीम मशीनिंग। अब देखिए इसमें नाम से क्लियर है, हम लोग क्या यूज करेंगे, वी विल यूज अ बीम ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स, एक इलेक्ट्रॉन की बीम को हम लोग फोकस करेंगे किसी सरफेस पर जहां से मुझे मटेरियल को रिमूव करना है। तो इन इलेक्ट्रॉन बीम मशीनिंग, नॉन कन्वेंशनल मशीनिंग, ये भी हमारा क्या है, नॉन कन्वेंशनल मशीनिंग प्रोसेस है, वेयर द इलेक्ट्रॉन्स आर फोकस्ड एंड कंसंट्रेटेड ऑन स्मॉल स्पॉट ऑन द मेटल। द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स इज कन्वर्टेड इनटू द हीट एनर्जी। जो इलेक्ट्रॉन्स की जो काइनेटिक एनर्जी वो किसमें कन्वर्ट हो जाएगी हमारी, वो रहेगी हमारी हीट एनर्जी में, विच इज सफिशिएंट टू मेल्ट द वर्कपीस। इलेक्ट्रॉन बीम मशीनिंग इज अ नॉन कॉन्टैक्ट मशीनिंग प्रोसेस, ये भी क्या है हमारा, इट इज अ नॉन कॉन्टैक्ट मशीनिंग प्रोसेस। What is the principle of EBM? EBM का प्रिंसिपल क्या है, a cathode section generates an electron beam। एक कैथोड सेक्शन रहेगा जो हमारा क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन बीम जनरेट करेगा। एक एनोड सेक्शन रहेगा which accelerate the beam, जो बीम को क्या करेगा, उसको एक्सेलरेट करेगा। The lens system converges and deflect the electron beam to the desired position। एक लेंस सिस्टम लगा होता है जो क्या करता है, कन्वर्ज करता है और डिफ्लेक्ट करता है इलेक्ट्रॉन बीम को एक डिजायर्ड पोजीशन में किसी भी सरफेस के ऊपर। डायग्राम देखते हैं इसका एक बार। दिस इज द डायग्राम ऑफ द इलेक्ट्रॉन बीम मशीनिंग व्हिच यू हैव टू ड्रॉ इन योर एग्जाम। एग्जाम में आपको एक डायग्राम बनाना है, देखिए सबसे पहले यहाँ पे क्या, देखिए यहाँ पे ये हमारी वर्क टेबल है, ये वर्क पीस लगा हुआ है, ठीक है। ये डिफ्लेक्शन कॉइल और मैग्नेटिक कॉइल्स हैं, ये क्या कर रही है, ये इलेक्ट्रॉन की जो बीम आ रही है इसको क्या कर रही है, इसको यहाँ पर हमारी सेंड कर रही है, कंसंट्रेट कर रही है किसको, इलेक्ट्रॉन की बीम को। ये ऑप्टिकल व्यूइंग सिस्टम है, सब देख सकते हैं। दिस इज दी एनोड, और हमारा यहाँ पर एक हाई वोल्टेज केबल है जहाँ से हमारा पावर सप्लाई मिल रही है, और ये हमारा लगा हुआ है टंगस्टन का फिलामेंट, दिस इज द फिलामेंट व्हिच जनरेट्स द इलेक्ट्रॉन, ठीक है। इसको मैं रफ कर देता हूँ ताकि आपको इजीली समझ में आ जाए एक बार। ये मैंने सारे पार्ट पढ़ दिए यहाँ पे, तो पार्ट लिखे हुए हैं यहाँ पे। दिस इज दी वैक्यूम पंप। तो ये जो काम हो रहा है ये एक वैक्यूम चैम्बर में होता है, ये इसमें इंपॉर्टेंट है। जो इलेक्ट्रॉन बीम मशीनिंग है इट इज डन इन अ वैक्यूम चैम्बर, ये वैक्यूम चैम्बर में की जाती है, ठीक है, वरना इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, स्कैटर्ड हो जाएंगे वो चारों तरफ को। तो इसको हम लोग करते हैं एक वैक्यूम में। ये वैक्यूम पंप है जो क्या लगातार क्या करता है, वैक्यूम क्रिएट करता रहता है हमारा इस चैम्बर के अंदर, ठीक है। और इसके अलावा आगे चलते हैं, अब प्रिंसिपल वर्किंग प्रिंसिपल देखते हैं इसका। तो सबसे पहले काम हो रहा है क्या है इसमें, वी विल जनरेट द इलेक्ट्रॉन बीम।
इलेक्ट्रॉन्स आर इमिटेड फ्रॉम अ हीटेड टंगस्टन फिलामेंट, जो कैथोड की बात कर रहे हैं। These electrons are accelerated to high velocities using a high voltage. हाई वोल्टेज का यूज करते क्या करें हम लोग इसको एक्सेलरेट करते हैं इलेक्ट्रॉन्स को आगे। द इलेक्ट्रॉन बीम इज फोकस्ड यूजिंग द मैग्नेटिक और द इलेक्ट्रोस्टैटिक लेंस टू अ वेरी स्मॉल स्पॉट साइज। क्या करेंगे इसका हमारा जो मैग्नेटिक और इलेक्ट्रोस्टैटिक लेंस है ये इलेक्ट्रॉन बीम को एक पॉइंट पे फोकस कर देते हैं। दूसरा वैक्यूम एनवायरनमेंट, द एंटायर प्रोसेस इज कंडक्टेड इन वैक्यूम। जैसे पीछे मैंने बताया था कि ये पूरा प्रोसेस है ईवीएम का, इट इज डन इन अ वैक्यूम चैम्बर। द एंटायर प्रोसेस इज कंडक्टेड इन अ वैक्यूम चैम्बर टू प्रिवेंट द इलेक्ट्रॉन स्कैटरिंग बाय द एयर मॉलिक्यूल। एयर मॉलिक्यूल्स इलेक्ट्रॉन को स्कैटर ना करने इसके लिए हम लोग इसे करते हैं एक वैक्यूम चैम्बर में। द वैक्यूम एनवायरनमेंट इंश्योर अ हाई डिग्री ऑफ बीम फोकस एंड द एनर्जी कंसंट्रेशन। इसकी हेल्प से हमें दो एक फायदा और भी हो जाता है, जो एनर्जी कंसंट्रेशन है हमें वो मिल जाता है। मटेरियल रिमूवल, द फोकस्ड इलेक्ट्रॉन बीम इंपैक्ट्स द वर्कपीस जनरेटिंग एक्सट्रीम हीट इन अ लोकलाइज्ड एरिया। जिस भी पॉइंट पे ये इलेक्ट्रॉन के बीम फोकस्ड होंगे वहां पर क्या कर रहे हैं, वो क्या करेंगे एक्सट्रीम हीट बना देते हैं, और जो लोकलाइज जो वहां पर जो वर्कपीस है वो वहां पे मशीनिंग हमारे इजीली कर देते हैं। द रैपिड हीटिंग कॉजेज द मटेरियल टू मेल्ट एंड वेपोराइज क्रिएटिंग अ स्मॉल होल और द कट। जहां जो कट करना है या आपको स्मॉल होल करना है उसकी हेल्प से हम लोग वो इजीली अचीव कर पाते हैं। द प्रोसेस कैन अचीव हाईली प्रिसाइज एंड कैपेबल ऑफ क्रिएटिंग द कॉम्प्लेक्स शेप एंड द फाइन डिटेल्स। ठीक है, वही लिखा हुआ जो हम बात कर रहे हैं। कंपोनेंट की हम बात करें तो सबसे पहले कंपोनेंट के क्या क्या होता है, एक होता है इलेक्ट्रॉन गन। तो इट इज द सोर्स ऑफ द इलेक्ट्रॉन बीम एंड कंसिस्ट ऑफ अ कैथोड, एनोड एंड अ फोकसिंग लेंस। तो एक सबसे पहले हमें क्या यूज करना है, इसमें इलेक्ट्रॉन गन होती है, एक वैक्यूम चैम्बर होता है, इट मेंटेन्स हाई वैक्यूम एनवायरनमेंट टू फैसिलिटेट इलेक्ट्रॉन बीम ट्रांसमिशन, हाउस द वर्कपीस एंड द बीम डिलीवरी सिस्टम। तीसरा हमारा वर्कपीस पोजिशनिंग सिस्टम, precisely control the movement of the workpiece, often utilize the CNC for accurately positioning। वर्कपीस को मूव कराने के लिए we can use the concept of the CNC, computer numeric control machine also। पावर सप्लाई, नेक्स्ट हमारा पावर सप्लाई, तो provides the necessary voltage to accelerate the electrons, it controls the beam intensity and the energy। ठीक है, तो ये हमारे कुछ क्या है, दिस इज द कंपोनेंट्स ऑफ द इलेक्ट्रो बीम मशीनिंग, इलेक्ट्रॉन गन, वैक्यूम चैम्बर, वर्कपीस पोजीशन एंड द पावर सप्लाई। अब बात करते हैं इसके एडवांटेज डिसएडवांटेज की हम लोग। एडवांटेज देखिए क्या है, हाई प्रिसीजन विद फाइन डिटेल्स कैपेबिलिटीज। जो भी हमें यहाँ पे मशीनिंग का जो भी सरफेस मिलता है जो आपको ड्रिल में करेंगे वो क्या रहेगा, दैट इज हाईली प्रिसाइज। मिनिमल हीट अफेक्टेड जोन, इट प्रिजर्विंग मटेरियल इंटेग्रिटी। जो हीट अफेक्टेड जोन है बहुत कम से कम मिलता है, तो उसमें सरफेस का जो स्ट्रक्चर है वो डैमेज नहीं होता है। आइडियल फॉर हीट सेंसिटिव एंड हार्ड टू मशीन मटेरियल्स। जो हीट सेंसिटिव मटेरियल्स होते हैं या हार्ड मटेरियल्स होते हैं उन्हें हम लोग इजीली ईबीएम से मशीन करा सकते हैं। नो मैकेनिकल टूल वियर, रिड्यूसिंग द टूलिंग कॉस्ट। कोई भी इसमें मैकेनिकल जो टूल है वो वियर नहीं हो रहा है, तो इसमें मैकेनिकल टूल जो टूलिंग जो कॉस्ट है वो हमारी क्या हो जाती है, रिड्यूस हो जाती है। मिनिमल डिस्टॉर्शन ऑफ द वर्कपीस, थर्मल डिस्टॉर्शन जैसे मैंने ऊपर बताया, कोई भी इसमें डिस्टॉर्शन थर्मल डिस्टॉर्शन नहीं होता है। कैपेबल ऑफ मशीनिंग कॉम्प्लेक्स एंड इंटीग्रेटेड शेप, डिफरेंट कॉम्प्लेक्स शेप को या इंटीग्रेटेड शेप को बनाने के लिए भी ईबीएम यूज करते हैं। हाई मटेरियल रिमूवल रेट्स फॉर द डीप कट्स, ज्यादा आपको डीप कट लगाने उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, इससे मेटल रिमूवेबिलिटी ज्यादा मिलता है। यू कैन कट द डीप कट ऑल्सो। नो नीड फॉर कूलेंट और द लुब्रिकेंट्स, किसी भी कूलेंट के लुब्रिकेंट की नीड नहीं होती है। सुटेबल फॉर वैक्यूम एंड हाई टेम्परेचर एनवायरनमेंट, वैक्यूम में भी ये हमारे लिए सुटेबल होता है क्योंकि हमें वैक्यूम तो बनाना ही होता है इसके लिए। मिनिमल इन्वायरमेंट इम्पैक्ट ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ द कूलेंट एंड द लुब्रिकेंट्स, ना कि उसमें कोई कूलेंट है ना ही कोई लुब्रिकेंट है, तो दिस मेक इट द मिनिमल इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट। तो कोई भी इन्वायरमेंटल को हमारा इससे हार्म नहीं होता है। डिसएडवांटेज की बात करें या लिमिटेशन की बात करें ईबीएम की, तो हाई इनिशियल इक्विपमेंट कॉस्ट, ये तो सब में ही है, जितने भी अनकन्वेंशनल टाइप की मशीनिंग प्रोसेस सबका कॉस्ट बहुत ज्यादा है। इट रिक्वायर वैक्यूम इन्वायरमेंट, ये सबसे इंपॉर्टेंट है इसमें वैक्यूम की रिक्वायरमेंट होती है। इट नीड्स अ वैक्यूम इन्वायरमेंट टू मशीनिंग पर्पस। लिमिटेड अवेलेबिलिटी एंड एक्सपर्टाइज इन ईवीएम, ईवीएम की मशीन को चलाने के लिए बहुत लिमिटेड हमें लोग मिल पाते हैं जो इसे प्रिसाइजली और इफेक्टिवली चला पाते हैं। पोटेंशियल फॉर रेडिएशन हजार्ड्स इन पुअरली शील्डेड सिस्टम, ठीक है, रेडिएशन हजार्ड्स की थोड़ी सी प्रोबेबिलिटी यहाँ पर होती है। स्लोअर मटेरियल रिमूवल रेट कंपेयर टू सम प्रोसेस, कुछ प्रोसेस के कंपैरिजन में इसका मटेरियल रिमूवल रेट कम हो सकता है। कॉम्प्लेक्स सेटअप एंड ऑपरेशन, इसका जो सेटअप बहुत कॉम्प्लेक्स है, ऑपरेशन भी बहुत कॉम्प्लेक्स होता है, एनर्जी बहुत ज्यादा कंज्यूम करता है, एंड थिन पार्ट्स में डिस्ट्रॉय, में कि जो क्या होते हैं, जो थिन पार्ट होते हैं, पतले पार्ट होते हैं, वो इस ईबीएम की हेल्प वजह से वो डिस्ट्रॉय हो सकते हैं। एप्लीकेशन की बात करूं तो कहाँ यूज किया जाता है, हम लोग स्मॉल होल बनाने के लिए कटिंग और वेल्डिंग दोनों करते हैं इससे, हम लोग ईबीएम से इलेक्ट्रॉनिक मशीन से। रिसर्च एंड डेवलपमेंट फॉर द प्रोटोटाइपिंग, प्रोटोटाइप बनाने के लिए भी यूज करते हैं। ज्वेलरी एंड वॉच मेकिंग फॉर इंट्रीगेटेड डिजाइन, ज्वेलरी में और वॉच में जो इंट्रीगेट शेप होते हैं उन्हें बनाने के लिए यूज करते हैं।
मिलिट्री और डिफेंस में यूज किया जाता है फॉर द क्रिटिकल कंपोनेंट्स बनाने के लिए, टूल एंड डाई मेकिंग में यूज किया जाता है कॉम्प्लेक्स मोल्ड बनाने के लिए, न्यूक्लियर इंडस्ट्री में और एरोस्पेस इंडस्ट्री में एज वेल एज ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में, यहाँ भी इसे यूज किया जाता है फॉर द डिफरेंट फॉर मेकिंग दी डिफरेंट पार्ट्स मशीनिंग और दी ड्रिलिंग। लास्ट वन इज दी प्लाज्मा आर्क मशीनिंग, ये हमारी लास्ट मैन्युफैक्चरिंग अनकन्वेंशनल टाइप है मशीनिंग, प्लाज्मा आर्क मशीनिंग, इन शॉर्ट PAM। इसमें क्या यूज करते हैं, वी विल यूज अ प्लाज्मा। तो इसके लिए डिस्कस कर लेते हैं एक बार। प्लाज्मा आर्क मशीनिंग इज अ नॉन ट्रेडिशनल मशीनिंग प्रोसेस व्हिच इज यूज द प्लाज्मा आर्क। इसमें क्या यूज करेंगे हम लोग, प्लाज्मा का आर्क यूज करेंगे फॉर द मशीनिंग पर्पस। प्लाज्मा इज ऑफन रिफर्ड एज द फोर्थ स्टेट ऑफ द मैटर डिस्टिंक्ट फ्रॉम द सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। देखिए कोई भी मैटर अगर होगा तो 3 स्टेट में मिलता है, लिक्विड स्टेट में, गैसेस स्टेट में या सॉलिड स्टेट में। जो प्लाज्मा है दैट इज द फोर्थ स्टेट। ये प्लाज्मा क्या होता है हमारा, ये फोर्थ स्टेट का होता है इसका। So plasma arc machining involves the removal of the metal through the precise concentration of the ionized gas at an extraordinarily high temperature ranging from 11,000 to 30,000 डिग्री सेंटीग्रेड onto the workpiece। इस रेंज का टेम्परेचर यहाँ पर ये क्रिएट करता है। तो ये इसमें देखिए यहाँ पे ये तो कलरफुल डायग्राम है वैसे तो, इसमें नोजल होता है यहाँ पर, ये प्लाज्मा की स्ट्रीम है जो आपकी निकल रही है आपकी, ये प्लाज्मा स्ट्रीम है दिस वन, ठीक है। टॉर्च है यहाँ पे, प्लाज्मा टॉर्च है, ये कंप्रेस्ड गैस आ रही है यहाँ से, नाइट्रोजन या हाइड्रोजन। कंप्रेस्ड गैस जब यहाँ पर आएगी फिर क्या होगा, यहाँ पे ये नोजल के थ्रू क्या हो रहा है, यहाँ पे एक प्लाज्मा की स्ट्रीम बन रही है। दिस प्लाज्मा स्ट्रीम वेपराइज और मेल्ट दी दिस सरफेस ऑफ दी वर्कपीस। और दिस इज दी पावर सप्लाई जो यहाँ पे दोनों को दे रहा है सर्किट कंप्लीट करने के लिए, ठीक है। इसको देखते डायग्राम भी दिखाएंगे आपको, जो जो आपको बनाना है डायग्राम। तो प्लाज्मा मशीनिंग होती है क्या, एक बार डिस्कस कर लेते हैं पहले पूरा। तो द हाई वेलोसिटी जेट ऑफ सुपरहीटेड गैस effectively melts and eliminate the material which allow the efficient and the accurate metal removal। तो क्या करते हैं इसमें हम लोग, हाई वेलोसिटी जेट को यूज किया जाता है किसके लिए, सुपरहीटेड गैस। This ionized plasma is generated by the passing gas through an electric arc formed between a cathode and the anode। कैथोड और एनोड के बीच में क्या करते हैं हम लोग, ये आयोनाइज्ड प्लाज्मा जनरेट किया जाता है, ठीक है। गैस कौन सी यूज करते हैं, ऑक्सीजन इज यूज्ड इन अ प्लाज्मा टॉर्च। प्लाज्मा टॉर्च में क्या यूज करते हैं हम लोग, ऑक्सीजन यूज करते हैं, नाइट्रोजन भी यूज कर सकते हैं आप, हाइड्रोजन भी यूज कर सकते हैं, है ना, प्लाज्मा टॉर्च। दिस इज द डायग्राम ऑफ द प्लाज्मा आर्क मशीनिंग व्हिच यू हैव टू ड्रॉ इन योर एग्जाम। तो आपके एग्जाम में आपको ये वाला डायग्राम बनाना है, तो आप देखेंगे दिस इज द फ्लो ऑफ गैसेस, ये गैस का फ्लो हो रहा है, इट इज कनेक्टेड, नेगेटिव पोलरिटी यहाँ पे कनेक्ट है, पॉजिटिव पोलरिटी पावर सोर्स की हमारी वर्कपीस पे कनेक्टेड है, ठीक है। सो नोजल पे एनोड हो गया, ये कैथोड हो गया, ये वर्कपीस है हमारा। तो जी है फ्लो ऑफ गैसेस, जैसे ही हम पर निकल यहाँ पे क्या बन रही है, प्लाज्मा आर्क बन रही है। तो प्लाज्मा आर्क को यूज किया जाता है किसी भी मशीन सरफेस को मशीन करने के लिए। तो जनरेट प्लाज्मा आर्क के मशीनिंग का प्रोसेस क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल जनरेट द प्लाज्मा आर्क। पहला काम क्या है हमारा, हम प्लाज्मा आर्क जनरेट करेंगे। कैसे जनरेट कर रहे हैं, हाई वेलोसिटी जेट ऑफ आयोनाइज्ड गैस नोन एज द प्लाज्मा इज जनरेटेड बिटवीन द इलेक्ट्रोड एंड द एनोड, यानी कि वर्कपीस और इलेक्ट्रोड के बीच में जनरेट किया जाता है यूजिंग अ हाई फ्रीक्वेंसी इलेक्ट्रिक आर्क, हाई फ्रीक्वेंसी हाई इलेक्ट्रिक आर्क का यूज करते हुए। दूसरा का हमारा काम क्या है, टेम्परेचर एंड वोल्टेज, वेलोसिटी, टेम्परेचर एंड वेलोसिटी। द प्लाज्मा आर्क रीचेज एक्सट्रीमली हाई टेम्परेचर्स typically around 20,000 degree centigrade due to its ionized nature and the electrical resistance of the gas। This high temperature melts and vaporizes the material at the point of contact। इस पॉइंट पे कॉन्टेक्ट रहेगा, यहाँ पर क्या करेगी, इसको मेल्ट या वेपराइज कर देगी। तीसरा है इसमें मटेरियल रिमूवल। So the intense heat energy of the plasma melts the material on the surface, which then removed by the high velocity jet ionized gas। This jet also help to blow away the molten materials, resulting in a clean cut or weld। जो आप गैस यूज कर रहे हो उसे हम लोग उस सरफेस पे जब मशीनिंग होगी, जब मेटल रिमूवल होगा, उसको दूर करने के लिए भी हम लोग उसे यूज करते हैं। तो जो जेट है हमें, दिस जेट इज ऑल्सो यूज टू ब्लो अवे द मोल्टन मटेरियल्स। जो मटेरियल मेल्ट हुआ है उसको भी मूव कराने के लिए हम लोग इस गैस को यूज कर, जेट को यूज कर लेते हैं। एडवांटेज की बात करूंगा प्लाज्मा आर्क मशीनिंग की, सो एनी वर्क पीस कैन बी मशीन्ड, नो मेंटेनेंस रिक्वायर्ड, नो हार्मफुल केमिकल और एसिड यूज्ड, नो एक्स्ट्रा क्लीनिंग रिक्वायर्ड, faster cutting speed as compared to the traditional, and the faster production and high accuracy possible by the CNC system। These are the advantage of the plasma arc machining। disadvantage क्या है, it produces a tapered surface। जो surface बनेगा कैसा बनता है, tapered surface बनता है। The protection of noise is necessary। आवाज बहुत ज्यादा होती है तो noise कम करने के लिए हमें कुछ ना कुछ equipments की नीड रहती है। equipment का cost बहुत ज्यादा है। Protection of eye is necessary for the operator and the person working in the nearby areas।
जो प्लाज्मा आर्क है वो हमारे आंखों को इम्पैक्ट करता है, इसलिए हमें क्या करना है, इस आईज के लिए प्रॉपर नेसेसरी ऑपरेटर के लिए कुछ वर्किंग एरियाज में कुछ हमें इस तरह की शील्डेड चाहिए होती है जो शील्ड हमें इससे बचा सके। ऑक्सीडेशन एंड स्केल फॉर्मेशन टेक्स प्लेस, सो इट रिक्वायर्ड शील्डिंग, शील्डिंग की रिक्वायरमेंट होती है। द वर्क सरफेस में अंडरगो मेटलर्जिकल चेंजेस, जो सरफेस है जहां पर आप प्लाज्मा मशीनिंग कर रहे हो वो क्या कर सकता है, वो सरफेस, द वर्क सरफेस में गो अंडरगो द मेटलर्जिकल चेंज, उसमें कुछ मैकेनिकल प्रॉपर्टी उसकी चेंज हो सकती है। सेंसिटिविटी टू गैस फ्लो एंड द वोल्टेज एंड नॉट सुटेबल फॉर दी लो मेल्टिंग मटेरियल, जो मटेरियल लो मेल्टिंग टेम्परेचर होता है जिनका, उन सर्फेसेस के लिए हम प्लाज्मा मशीनिंग यूज नहीं कर सकते। सो दीज आर सम लिमिटेड डिसएडवांटेजेस ऑफ दी प्लाज्मा मशीनिंग। नाउ अगर मैं बात करूं एप्लीकेशन की, कहाँ का यूज कर सकते हैं, तो इट इज यूज्ड फॉर कटिंग एलॉय स्टील्स, एलॉय स्टील कटिंग करने के लिए, स्टेनलेस स्टील काटने के लिए, कास्ट आयरन, कॉपर, निकल, टाइटेनियम, एल्युमिनियम, एलॉय ऑफ द कॉपर एंड निकल, जितने भी हार्ड मटेरियल सबको काटने के लिए, कटिंग करने के लिए वी कैन यूज द प्लाज्मा मशीनिंग। इट इज यूज्ड फॉर द प्रोफाइल कटिंग, किस तरह की प्रोफाइल को कट करनी हो तभी हम लोग बना सकते हैं। इट इज सक्सेसफुली यूज्ड फॉर टर्निंग एंड मिलिंग ऑफ हार्ड टू मशीन मटेरियल्स, जो बहुत ज्यादा हार्ड मटेरियल्स होते हैं उनकी टर्निंग और मिलिंग करने के लिए भी हम लोग इसको प्लाज्मा मशीन को यूज कर सकते हैं। इट कैन बी यूज्ड फॉर स्टैक कटिंग, शेप कटिंग, पियर्सिंग एंड अंडर वाटर कटिंग। ठीक, यूनिफॉर्म थिन फिल्म स्प्रेइंग ऑफ रिफ्रेक्टिव मटेरियल्स ऑन डिफरेंट मेटल्स, plastic ceramics are also done by the plasma arcs. These are the some common application of the plasma arc machining. This is all about the 9 types of the unconventional machining process. Now these are the important questions which are asked in the university from unit number 5 of the unconventional machining process. Unconventional machining. ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ध्यान से पढ़ लीजिएगा, जैसे कि एक्सप्लेन द एब्रेसिव मशीनिंग क्या होती है, ऑल्सो क्लासिफाई द एब्रेसिव मशीनिंग प्रोसेस, एक्सप्लेन द, बता दीजिए नहीं है क्वेश्चन तो नहीं है बस, ठीक है। एक्सप्लेन द एब्रेसिव मशीनिंग प्रोसेस, ऑल्सो क्लासिफाई एब्रेसिव मशीनिंग प्रोसेसेस। व्हाट इज एब्रेसिव जेट मशीनिंग, एब्रेसिव जेट मशीनिंग क्या होती है, ये पूछा गया है। ईडीएम क्या है, ईसीएम क्या है, ये पूछा गया है। ये बेसिकली एक ही क्वेश्चन है, राइट शॉर्ट नोट ऑन दिस वन, ये थोड़ा सा पॉइंट अलग अलग करना इस पर है गया है, इसको ध्यान रखिएगा। तो तीनों के बारे में पूछा गया, इलेक्ट्रॉन बीम मशीनिंग, अल्ट्रासोनिक मशीनिंग, लेजर बीम मशीनिंग। नेक्स्ट है एक्सप्लेन द मैकेनिक्स ऑफ मटेरियल रिमूवल इन ईसीएम, ईसीएम क्या होता है, वाटर जेट मशीनिंग क्या होती है, ठीक है, और इसकी एप्लीकेशन क्या क्या होती है वो सब बताना है। तो ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप ध्यान से देख लीजिएगा जो आपसे अभी तक एग्जाम में पूछे गए हैं। चलिए ठीक है, थैंक यू वेरी मच। इसको पढ़िएगा ध्यान से, आसान है, कुछ नहीं करना है, सब कॉमन सी चीज़ें हैं, वही जो आपको बस एक बार रीड करने के बाद आपको कंसेप्ट क्लियर करना है कि हमें लिखना क्या है। बेसिकली हमें 5 चीज़ें मैंने आपको बताई थी कि प्रोसेस के बारे में, का डायग्राम के एडवांटेज, डिसएडवांटेज और एप्लीकेशन, जनरली इसी से 2-3 मशीनिंग आपसे पूछेगा, आपको वही सब लिख देनी, ठीक है। तो मिलते हैं फिर, ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम। कुछ डाउट हो तो पूछेगा, और ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम, ठीक है, थैंक यू।